स्वागत है आप सभी लोगों का CSEET लीगल एप्टीट्यूड। नहीं, इस बार लीगल एप्टीट्यूड नहीं दोस्तों, मैं तुम्हारे सामने 25 मार्क्स के लिए एक नया सब्जेक्ट लेके आया हूं जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। काफी सारे बच्चों को खुशी हो रही है कि हाँ सर, लीगल एप्टीट्यूड पढ़ने के बाद हम लोगों को बहुत क्रेज था कि हम लोग फटाफट से बिजनेस एनवायरनमेंट भी पढ़ेंगे और बिजनेस एनवायरनमेंट को भी ठीक उसी तरीके से, जिस तरीके से जितने आसान मैनर में, जितने इजी मैनर में हम लोगों ने लीगल एप्टीट्यूड को समझा, उसके कॉन्सेप्ट की बारीकियां सीखी, उतने ही प्रॉपर मैनर में हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट भी पढ़ना चाहते हैं। तो बच्चों, आपका वेट यहां पर खत्म होता है एंड तुम्हारे लिए एक सबसे अच्छी चीज ये बता देता हूं कि 25 मार्क्स के लिए तुमको इस बिजनेस एनवायरनमेंट के पोर्शन में केवल और केवल 3 चैप्टर पढ़ना रहेंगे और ये 3 चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, काफी सारा लिंक है और लिंक के साथ साथ में थोड़ा बहुत डेटा भी है। उन डेटा पे आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। बट मजे की बात ये भाई कि 3 चैप्टर 25 मार्क्स पूरे CSET के सिलेबस में ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं मिलेगा तुम लोगों को जहां पर लेस एफर्ट एंड मोर मार्क्स तुम लोगों को वहां पर गेन होने वाले हैं। तो 100% तुम लोगों का फोकस होना चाहिए भाई कि आउट ऑफ मार्क्स होने चाहिए। यहां पे हमारे पूरे 25 में से 25 मार्क्स चाहिए। सबसे पहला टारगेट, सबसे पहला बेंचमार्क हम लोगों के लिए ये होना चाहिए। एंड ऐसा हुआ है पास्ट में, एज आई टोल्ड यू अर्लियर भाई, कि हमारी एक स्टूडेंट थी, उस स्टूडेंट ने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स जो है वो लॉ एंड एनवायरनमेंट के पेपर में सिक्योर किया है। आप लोग भी लॉ एंड एनवायरनमेंट के पेपर में, चलो लॉ तो 25 मार्क्स के लिए उधर अलग चला गया, लेकिन ये जो एनवायरनमेंट है, ये एनवायरनमेंट में आप सेपरेटली 25 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। तो बिना टाइम को वेस्ट करे हुए हम लोग डायरेक्टली हमारे फर्स्ट चैप्टर पे आएंगे। टोटल 3 चैप्टर है तुम्हारे पास। अभी इस प्लेज में मैं फर्स्ट चैप्टर को कवर करूंगा एंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट जो जो इंपॉर्टेंट है वो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड इसके बाद भी यदि तुम लोगों को कोई डाउट होता है तो तुम्हारे पास में हमारी डिटेल, सारी की सारी डिटेल अवेलेबल है, उस पर तुम लोग अपनी क्वेरीज, अपने डाउट वगैरह को पोस्ट कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अपने जो चैप्टर का नाम है वो चैप्टर का नाम क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो। काफी सारे लोग इसको एंटरप्रेन्योरशिप भी बोलते हैं, काफी सारे लोग इसको एंटरप्रेन्योरशिप भी बोलते हैं, काफी सारे लोग इसको एंटरप्रेन्योरशिप भी बोलते हैं। व्हाटएवर भी भाई, कुछ भी बोल लो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तभी तो हम लोग 20 डेज प्लेस देख रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे ये जो एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो है, यहां पे गवर्नमेंट चाहती थी कि भाई हमारी कंट्री, हमारा इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है, बोलने की बात है, ओके, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री है, तो डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री के बीच में क्या गैप है, उस गैप को गवर्नमेंट वांट्स टू फुलफिल। बिकॉज जिस दिन गवर्नमेंट ने ये गैप फुलफिल कर दिया, उस दिन हम लोग डेवलपिंग कंट्री नहीं रहेंगे, हम लोग भी किसके इक्विवेलेंट आ जाएंगे? डेवलप्ड कंट्री के इक्विवेलेंट आ जाएंगे। तो खासकर जब हमारे प्राइम मिनिस्टर आए थे नरेंद्र मोदी जी इन 2014, तब से उन्होंने हमारे इंडिया में नए नए इनिशिएटिव्स किए, नई नई स्कीम्स लॉन्च की, जिसकी वजह से काफी बेनिफिट्स मिला हमारी कंट्री को। काफी सारे रोजगार के नए नए इनिशिएटिव, एम्प्लॉयमेंट के नए नए इनिशिएटिव पैदा हुए एंड साथ ही साथ हमारे देश में टेक्नोलॉजिकली, हमारे देश में साइंटिफिकली एंड हमारे देश में जो एक सेटिस्फेक्शन, जो एक मेंटल लेवल का पीस चाहिए होता है, जो एक पर पर्सन पर कैपिटा इनकम चाहिए होती है, कहीं ना कहीं उसमें वृद्धि भी हुई, उसमें ग्रोथ भी हुई थी। तो अभी मैं तुम लोगों को गवर्नमेंट के सिंपल उन प्रोग्राम से मिलाने जा रहा हूं जिसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, ये पर्टिकुलर स्टेप को इनिशिएट किया था। इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना रहेगा कि भाई गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया प्रोग्राम क्या था। फिर मेक इन इंडिया प्रोग्राम के साथ साथ गवर्नमेंट ने स्टैंड अप इंडिया करके एक स्कीम लॉन्च की थी। स्टैंड अप इंडिया के साथ साथ स्टार्टअप इंडिया करके भी एक प्रोग्राम लॉन्च किया था और स्किल इंडिया करके भी इन्होंने कुछ प्रोग्राम इनिशिएट किए थे, जिसके अंदर काफी सारे डिस्कशंस हम लोगों को यहां पर करने रहेंगे। तो गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स क्यों इनिशिएट किए, क्यों स्टार्ट किए? जस्ट बिकॉज ऑफ भाई हमारे देश में वो जो डेवलप्ड कंट्री है, उन डेवलप्ड कंट्री जैसा कल्चर डेवलप हो, उन डेवलप्ड कंट्री जैसी साइकोलॉजी डेवलप हो, उन डेवलप्ड कंट्री जैसी फिलोसॉफी डेवलप हो। इसी इंटेंशन के साथ में गवर्नमेंट ने क्या किया था, ये पर्टिकुलर स्कीम्स को स्टार्ट किया था। अभी यदि मैं बात करूं भाई मेक इन इंडिया, देखो ना, ये मेक इन इंडिया का क्रेज ना, ये मेक इन इंडिया ना आज की तारीख का सबसे हॉट टॉपिक है। रीजन बिहाइंड भाई, ये लॉन्च भले ही प्रीवियसली, मतलब पहले कुछ सालों में ही हो गया था, लेकिन भाई जब से ये कोरोना वगैरह आया था और ये कोरोना इफेक्ट हुआ था हमारे इंडिया में, उसके बाद से
वो स्वदेशी अपनाओ, ठीक है, वो मेक इन इंडिया, स्वदेशी अपनाओ। तो भाई जब से ये कोरोना वगैरह की सिचुएशन हुई थी, कोविड-19 का सिनेरियो हमारे इंडिया में आया था भाई, तब से ना आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत का क्रेज दिन दोगुनी रात चौगुनी गति से भाई बढ़ गया था। तो अब इस केस में क्या हुआ भाई, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला कि यार यदि हमारी डिपेंडेंसी किसी दूसरी कंट्री पे रही, किन्हीं दूसरे देशों पे रहेगी ना, तो हम लोगों को ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ेगा, और जब हम लोग ज्यादा इंपोर्ट करेंगे तो उससे हम लोगों को ना फॉरेन करेंसी का पेमेंट करना पड़ेगा, और जितनी ज्यादा हम लोग इंपोर्ट करेंगे उतनी ज्यादा फॉरेन करेंसी हमारे पास से जाएगी, और जो सरकार का सरकारी खजाना है फॉरेन करेंसी का, वो सरकारी खजाना भी क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ ऐसे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया, कुछ ऐसे सेक्टर्स को उन्होंने वेरीफाई किया कि भाई इन सेक्टर्स में रिक्वायरमेंट है कि हम लोग यार फॉरेन से सर्विसेज कम ले, और फॉरेन से सर्विसेज कम लेने के साथ साथ इंडिया में ही हम लोग उन प्रोडक्ट को या उन सर्विसेज को डेवलप करें, जिससे कि हमारी डिपेंडेंसी जो अदर कंट्रीज के ऊपर है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। और जब हमारी डिपेंडेंसी अदर कंट्रीज के ऊपर कम हो जाएगी तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा भाई हमारी इकोनॉमी को। कैसे हमारी इकोनॉमी को सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा भाई, फॉरेन एक्सचेंज, जो विदेशी मुद्रा है, जो फॉरेन करेंसी है, अब वो इंडिया के बाहर नहीं जाते हुए हमारी गवर्नमेंट के पास ही रहेगी। वाई? बिकॉज इंडिया में तो जब भी किसी एक दूसरे को पेमेंट करना है तो वो पेमेंट हमारे नगद नारायण गांधी जी की मुद्रा में हो जाएगा। वहां पर हमको डॉलर में पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, वहां पर हमको यूरो में पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, वहां पर हमको पौंड में पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा डेवलपमेंट है, जो हमारी कंट्री का बेस है, वो बेस क्या होगा, वहां पर स्ट्रॉन्ग होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, इसी इंटेंशन के साथ में मेक इन इंडिया प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। अब यहां पर आइडेंटिफाई क्या करना है भाई, कितने सेक्टर थे, कब लॉन्च किया था, कौन कौन से सेक्टर्स को इनमें कवर किया, और इंपॉर्टेंट सेक्टर्स कौन कौन से थे, ठीक है। एंड साथ ही साथ अल्टीमेटली गवर्नमेंट का मकसद क्या था, ये सारी चीजें हम लोगों को देखना रहेगी। तो मैं तुम लोगों को डायरेक्टली जो सबसे ऑथेंटिकेटेड सोर्स है तुम्हारे एग्जाम में, जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो है हमारे इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल। तो एक बार हम लोग हमारे स्टडी मटेरियल पे चलेंगे, स्टडी मटेरियल पे जाके देखते हैं कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने इस मेक इन इंडिया वाले कॉन्सेप्ट में क्या क्या बताया था। तो देख सकते हो आप लोग आपकी स्क्रीन पे, सबसे पहला जो हेडिंग है आपके पास में, वो हेडिंग से हम लोगों के काफी सारे इरादे क्लियर हो जाते हैं। लाइक यहां पे क्या बोला है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू फॉस्टर एंटरप्रेन्योरशिप। फॉस्टर का मतलब होता है भाई उसको बढ़ावा देना, उसको इंक्रीज करना, उसको प्रमोट करना। हो कभी कभी मैं खुद से हूं ये पूछता। तो हम लोग यहां पे देखते हैं कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम में गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रपोजल रखे थे, कैसे उसको अचीव करना है, और कौन कौन सी बेसिक इंडस्ट्रीज को यहां पर इन लोगों ने टारगेट किया था। तो देखिए साहब, सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है, मेक इन इंडिया। और मेक इन इंडिया का मतलब क्या था कि भाई हमारे देश का बिजनेस आज पूरे ग्लोब पे ट्रेड होना चाहिए। मतलब भाई ये संसार एक आंगन सा है। अरे यार बात को समझ लो यार, तुम लोग बोलते थे ना इंग्लिश में, ऐसा बोलते थे ना तुम लोग, क्या कि द वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज, ऐसा करके बोलते थे ना। तो भाई हमको हमारी मैडम ने ऐसा सिखाया था, हम लोग हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट थे, ठीक है, हम लोग हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी थे, हमको ऐसा बोलना सिखाया था। बोले संसार एक आंगन सा है। सर ये संसार एक आंगन सा है आपने कहाँ पे पढ़ा? हम लोग ना क्लास 4th में एक निबंध लिखते थे, निबंध मतलब ऐसे लिखते थे। उस ऐसे को, उस निबंध को हिंदी में बोला जाता था विज्ञान के चमत्कार। तो जो विज्ञान के चमत्कार हम लोग निबंध लिखते थे, वहां पे ऐसा बोला करते थे कि बोले संसार एक आंगन सा है भाई, देयर इज नो ट्रेड बैरियर्स। मतलब आज यदि मैं कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमारे इंडिया में बना रहा हूं, इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, तो मैं उसको युगांडा भी सेल कर सकता हूं, मैं उसको केनिया भी सेल कर सकता हूं, मैं उसको जिम्बाब्वे भी सेल कर सकता हूं, मैं उसको अमेरिका भी सेल कर सकता हूं, सब्जेक्ट टू कंडीशन उसकी डिमांड होनी चाहिए। तो भाई ये जो मेक इन इंडिया है, इस मेक इन इंडिया का जो सबसे मेन इंटेंशन था गवर्नमेंट का, वो इंटेंशन ये था भाई कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो सबसे पहले डिपेंडेंट होना चाहिए हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स पे। और जब हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स पे वो डिपेंडेंट है, तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री, हमारे डोमेस्टिक लोगों को, हमारे घरेलू लोगों को वो प्रोडक्ट सप्लाई करने के साथ साथ ऐसा एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग करे भाई कि वो क्या कर सकता है, उसको एक्सपोर्ट भी कर सकता है। तो देखो इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सितंबर 2014 में, यह ध्यान रखना इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सितंबर 2014 में एक मेक इन इंडिया करके एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। तो भाई यहां पे कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज को कवर किया गया। कौन कौन सी पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज थी, हम लोग 1 on 1 बेसिस पे देखते हैं। सबसे पहले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी,
केमिकल इंडस्ट्री थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल्स, एविएशन। तो नेक्स्ट जो इंडस्ट्री है यहाँ पे वो है एविएशन इंडस्ट्री। एविएशन इंडस्ट्री मतलब ये जो भी एयरलाइंस वगैरह, ये जो भी फ्लाइट्स वगैरह, ये जो भी एयरपोर्ट वगैरह से रिलेटेड इंडस्ट्रीज होती है, इन इंडस्ट्रीज को हम लोग कौन सी इंडस्ट्रीज बोलते हैं? एविएशन इंडस्ट्रीज बोलते हैं। उसके बाद में लेदर, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस, रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर, उन सबको क्या किया गया? यहाँ पे कवर किया गया। मेन एजेंडा क्या था भाई? मेन एजेंडा ये था कि हम लोग रेदर देन फॉरेन में जाके कोई गुड्स या सर्विसेज अक्वायर करने के, भाई फॉरेनर हमारे इंडिया में आए और हमारे इन बिजनेसेस में क्या करे? वो इन्वेस्ट करे। देखो गवर्नमेंट की कितनी जबरदस्त पॉलिसी थी भाई कि फॉरेनर जब इंडिया आएंगे और हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है यारो एफडीआई। और एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब देखो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या? कोई फॉरेनर आएगा वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेगा कहां पे? हमारे इंडिया में। आप सोचो गवर्नमेंट का दिमाग, गवर्नमेंट का ब्रेन, मोदी गवर्नमेंट का ब्रेन देखो आप लोग कितना जबरदस्त ब्रेन था। उन्होंने बोला कि यार रेदर देन हम लोग इंपोर्ट करने के, हम लोग क्या करते हैं? मेक इन इंडिया, हमारे इंडिया में ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज को डेवलप करते हैं। उससे क्या होगा कि भाई यदि किसी को अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखी तो वो हमारे इंडिया में आएगा और इंडिया में आके क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा। अब चूंकि जब वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करेगा, मार्क माय वर्ड, सुनना ध्यान से, तो वो फॉरेनर, वो जो फिरंगी, वो जो युगांडा से आएगा, अमेरिका से आएगा, केनिया से आएगा, जिम्बाब्वे से आएगा, इजिप्ट से आएगा, क्या वो हमारे गांधी जी लाएगा? नहीं। वो क्या लाएगा? फॉरेन करेंसी लाएगा। और जब वो फॉरेन करेंसी लाएगा तो भाई पहले ऐसा होता था कि प्रोडक्ट परचेस करने के लिए हमारी फॉरेन करेंसी खर्च होती थी, लेकिन अब तो उल्टा हो गया। प्रोडक्ट भी हमने कहां पे डेवलप किया? इंडिया में। और वो फिरंगी लोग आके हमारे इंडिया में क्या कर रहे हैं भाई? इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं हमारी कंट्री का क्या पड़ेगा? एफडीआई, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये इतने से इंटेंशन के साथ में यहां पे इन्होंने क्या किया था? मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था और बहुत सक्सेसफुल हो रहा है। आज की तारीख में भी मेक इन इंडिया को काफी एप्रिशिएशन मिल रहा है, काफी अप्रिशिएट किया जा रहा है। एंड दिस इज समथिंग गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे क्या ध्यान रखना है तुम लोगों को? सबसे पहले एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नंबर 2, कब लॉन्च किया गया था भाई? सितंबर 2014 में। किसने लॉन्च किया था भाई? मोदी गवर्नमेंट जैसे ही पावर में आई थी उन्होंने। ये कुछ इंडस्ट्रीज के नेम है, ये इंडस्ट्रीज के नेम आप लोगों ने देख लेना। जनरल इंडस्ट्रीज है, ऐसी कोई हाईफाई या कोई एंटिक इंडस्ट्रीज नहीं है यहां पर। ओके नाउ, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों के सामने आता है वो टॉपिक आता है भाई स्टैंड अप इंडिया। एक मिनट, तुम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हम लोग स्टार्टअप इंडिया की बात नहीं कर रहे। हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो डिस्कशन किसका कर रहे हैं भाई? स्टैंड अप इंडिया का। देखो स्टैंड अप इंडिया एक अलग स्कीम थी, स्टार्टअप इंडिया एक अलग स्कीम थी। स्टैंड अप इंडिया को पहले डिस्कस कर लेता हूं, फिर स्टैंड अप इंडिया के बाद में मैं स्टार्टअप इंडिया के बारे में भी तुम लोगों से डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं कि स्टार्टअप इंडिया क्या है, कैसे होता है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज इसके ऊपर कवर होती है, क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, सारा की सारा डिस्कशन में तुम लोगों के साथ में करने वाला हूं। सब्जेक्ट टू कंडीशन तुम लोगों को बिल्कुल कनेक्टेड रहना पड़ेगा मेरे साथ साथ, एक एक वर्ड्स पे ध्यान देना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ओनली 3 चैप्टर्स एंड 25 मार्क्स, मतलब एक एक लाइन जो है वो हमारे लिए क्या है यहां पर इंपॉर्टेंट है। तो सुनिएगा ध्यान से। जैसे स्किल इंडिया, अरे यार स्किल इंडिया नहीं मेक इन इंडिया यार, आता माझी सटकली मला राग है तो ये। तो मेक इन इंडिया के बाद में भाइयों गवर्नमेंट ने क्या किया? 15 अगस्त 2015 को एक नई स्कीम लॉन्च करी और उस नई स्कीम को बोला गया यहां पर स्टैंड अप इंडिया। एज आई टोल्ड यू अर्लियर भाई, स्टैंड अप इंडिया अलग है, स्टार्टअप इंडिया अलग है। अभी मैं प्योरली डिस्कशन जो करूंगा तुम लोगों से वो स्टैंड अप इंडिया के बारे में बात करूंगा। देखो साहब, स्टैंड अप इंडिया की जो स्कीम लॉन्च करी 15 अगस्त 2015 को मोदी गवर्नमेंट ने, उसमें उन्होंने क्लियरली बोल दिया था भाई, दे वांट्स टू प्रमोट वुमेन एम्पावरमेंट। सबसे पहली चीज वो किसको प्रमोट करना चाहते थे? वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करना चाहते थे। मतलब भाई हमारे देश की जो भी महिलाएं हैं, जो भी फीमेल्स है, वो बिजनेस में आगे आए, वो सर्विस प्रोवाइड कराने में आगे आए और वो कोई ऐसे नए नए इनिशिएटिव्स करे, नए नए प्रोडक्ट डेवलप करे जिसके लिए गवर्नमेंट उनकी फाइनेंशियल हेल्प करेगी। अब बोले फाइनेंशियल हेल्प कैसे करेगी भाई? जो भी वुमेन्स अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करना चाहती है, कुछ ऐसी एक्टिविटी करना चाहती है जिससे देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन मिले, तो भाई गवर्नमेंट उनको कंसेशनल रेट पे लोन देगी। एंड अप्रोक्सीमेटली जितनी उनकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है ना, उस प्रोजेक्ट कॉस्ट का 75% लोन जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। इसी इंटेंशन से उन्होंने क्या लॉन्च किया था यहां पर? स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम
लॉन्च किया था। और इतना ही नहीं, केवल और केवल वुमेन इंपावरमेंट के लिए ही नहीं, यहां पर जो दूसरा बेनिफिट था इस प्रोग्राम का, वो बेनिफिट था भाई कि हमारे देश में जो भी एसटी एंड एससी कैटेगरी, मतलब अपन जिनको बोलते हैं कि जो बैकवर्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब बैकवर्ड कैटेगरी, भाई ऐसा बोलना गलत है एक्चुअल में, बिकॉज ये लोग भी बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत सेंसिबल लोग होते हैं, और आज तुम देश की बड़ी बड़ी पोस्ट पे देख लेना, तुम लोगों को काफी सारे अदर देन जनरल एंड ओबीसी तुम लोगों को एसटी एससी कैटेगरी के लोग मिलेंगे, एंड डेफिनेटली यार दे आर डूइंग वेरी गुड। वो लोग आजकल बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने बहुत ग्रूमिंग करी है, अपना बहुत डेवलपमेंट किया है। एंड देखना यार, ये थोड़े समय की बात है, उसके बाद में ना एसटी एससी ओबीसी जनरल ये कुछ नहीं रहेगा, वहां पे तो पहचान होगी सिर्फ इंसानों की इंसान से, कि कौन सा व्यक्ति कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, रेदर देन भाई वो किस कास्ट से बिलोंग करता है, वो सारी चीजें हट जाएगी, और अल्टीमेटली भाई टैलेंट काम करेगा। ठीक है, सो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे आप एसटी हो, आप एससी हो, आप ओबीसी हो, आप जनरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं से कहीं तक कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। ये जो कास्टिज्म होता है ना, ये जो लोग बोलते हैं कि यार हम लोग शर्मा है, जैसे मेरे साथ में हर्ष शर्मा बैठा हुआ है, ये मुझे बोलते रहता है सर मैं शर्मा हूं, मैं पंडित हूं, मैं दुनिया का सबसे महान आदमी हूं। मैं उसको बोलता हूं भाई ये मंदिर मस्जिद बेर कराए मेल कराए मधुशाला। ठीक है, जो दिन भर लड़ते रहते हैं भाई, धर्म जाति कास्ट के नाम पे, सरनेम के नाम पे जो लड़ते रहते हैं, रात को जाना किसी ठेके पे देखना, साथ में 4 जाम लगाएंगे, उस समय भूल जाते हैं भाई कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन एसटी है, कौन एससी है, सब भूल जाते हैं भाई। इसीलिए बोलता हूं कि मैं इंसान हूं और इंसानों से प्यार करता हूं। ये जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव सब बेकार की बातें है बेटा। ठीक है, तो देखो साहब, अभी कुछ कुछ एरिया ऐसे है बेटा जहां पर जो एसटी और एससी कैटेगरी के पर्सन है, उन लोगों के, मतलब जो भी इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करता है, उन लोगों की ना फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ज्यादा वीक है, उन लोगों के एजुकेशन का लेवल बहुत ज्यादा डाउन है, बिकॉज कभी उन लोगों को ऊपर आने ही नहीं दिया। उनका जो प्राइमरी प्रोडक्ट जो था वो था एग्रीकल्चर, और वो हमेशा से एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ही करते रह गए थे, तो उनके अंदर जो नए नए इन्वेंशन, नए नए डेवलपमेंट होना चाहिए, वो डेवलपमेंट कहीं ना कहीं नहीं हो पाए थे। तो ये जो स्टैंड अप इंडिया नाम की जो स्कीम थी, इस स्कीम में पहला जो बेनिफिट था, ये स्कीम लाई गई थी भाई वुमेन्स के लिए। सेकंड लाई गई थी जो भी एसटी एससी कैटेगरी के पर्सन है, जो भी एसटी एससी कास्ट से बिलोंग करते, उन लोगों को गवर्नमेंट यहां पे क्या करेगी, बेनिफिट प्रोवाइड कराएगी। तो इसी इंटेंशन से गवर्नमेंट ने क्या किया था, यहां पर स्टैंड अप इंडिया नाम का ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम लॉन्च किया था, जहां पे कंसेशनल रेट पे गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड कराएगी, काफी सारे अदर बेनिफिट्स प्रोवाइड कराएगी, इनके बिजनेस को सेटअप करने के लिए एक्सपर्ट्स की अपॉइंटमेंट करवाएगी, उनकी हेल्प करवाएगी, एंड ये तमाम बातें हमारे स्टैंड अप इंडिया वाले प्रोग्राम में गवर्नमेंट ने इनिशिएट की थी। 16 जनवरी 2016 है ना, इंग्लिश मीडियम वालों तुम लोगों के लिए भी बोल देता हूं, 16th ऑफ जनवरी 2016 एक ऐसा दिन था भाइयों, जिस दिन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने एक गजब का बेहतरीन प्रोग्राम हमारे इंडिया में लॉन्च किया था, और उस प्रोग्राम को नाम दिया गया था भाई स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया एक बहुत विजनरी प्रोग्राम था, बहुत अच्छे इंटेंशन के साथ में, बहुत ऊंची सोच के साथ में, और बहुत ऊंचे आत्मविश्वास के साथ में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने एक पर्टिकुलर प्रोग्राम स्टार्ट किया था 16th ऑफ जनवरी 2016, और इस प्रोग्राम का नाम था भाइयों, यही आपका जाना पहचाना माना हुआ स्टार्टअप इंडिया। और जिस दिन ये प्रोग्राम लॉन्च किया था भाई, उसके बाद से हमारे देश के युवाओं के सपने ही बदल गए थे भाई। उस समय ना मैं भी नया नया कंपनी सेक्रेटरी बना था, एंड इवन दो एवरीवन इज लाइक कि भाई सीएस बनने के बाद तू क्या करेगा, हमारे फ्रेंड लोगों से पूछा करते थे, उसमें से कुछ इंजीनियर थे, कुछ भाई बीकॉम भी थे, कुछ बीकॉम भी थे, ठीक है, कुछ इंजीनियर्स थे, कुछ बीकॉम्स थे, वहां पर कुछ काफी सारे लोगों ने एमबीए भी परस्यू किया था, कुछ एलएलबी थे, कुछ सीए थे, कुछ सीएस थे, एंड सब पूछते थे एक दूसरे से कि भाई तू क्या करने वाला है, तू क्या करने वाला है, तू क्या करने वाला है। उस समय हर किसी का एक ही आंसर होता था कि यार मेरे पास ना एक बिजनेस आइडिया है, उस बिजनेस आइडिया को मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूं, और भाई मैं अपनी खुद की कंपनी बनाना चाहता हूं, अपना खुद का एक वेंचर बनाना चाहता हूं। तो सुनना ध्यान से, ये सारी इंस्पिरेशन हम लोगों को कहां से मिली थी, ये सारी इंस्पिरेशन मिली थी हम लोगों को स्टार्टअप इंडिया नाम का जो ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। इस स्टार्टअप इंडिया नामक प्रोग्राम से हम सभी यंगस्टर्स को, उस समय, आज भी यंगस्टर्स ही हूं लेकिन उस समय ज्यादा यंग था, ठीक है, हम सारे यंगस्टर्स को उस समय इंस्पिरेशन मिली थी। एंड यू नो व्हाट, उस समय काफी सारे ऐसे स्टार्टअप्स आए थे जिनका मार्केट में ना एक तरीके से हो हवा बना था, लाइक फ्लिपकार्ट, ह्यूज फिनोमिनल, एक फ्री चार्ज करके आया था, ओला आया था,
उबर आया था, ठीक है, मिंत्रा आए थे, फिर उसके बाद में काफी सारे ऐसे स्टार्टअप्स आए थे भाई जिसमें काफी सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था। कहा वो जो फाउंडर मेंबर थे वो फर्श पे थे और फर्श से अर्श पे पहुंच गए। अरे मतलब कहा वो बॉटम पे थे और बॉटम से कहा सेवंथ स्काई पे पहुंच गए भाई। तो उनको देख के ना लाइफ में बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती थी कि यार नहीं, कुछ अच्छा करना है, कुछ यूनिक करना है, कुछ नया करना है, जिसकी वजह से हमारा भी नाम हो, हमारे भी पेपर में नाम आए, हमारे को भी दुनिया रिकॉग्नाइज करे कि भाई इंडिया में एक एंटरप्रेन्योर ऐसा आया जिसने अपना बिजनेस सेटअप किया, उसकी सक्सेस स्टोरी लाइक दैट। तो भाई इतने सारे सपने देखना स्टार्ट कर दिए थे लोगों ने, इनफैक्ट हम लोगों ने भी। और उसका रीजन था ये जो स्कीम लॉन्च की थी स्टार्टअप इंडिया, इस स्कीम को गवर्नमेंट ने काफी प्रमोट किया था। सबसे पहले मैं तुम लोगों को बताता हूं भाई कि इस स्कीम का एजेंडा क्या था। देखो, अभी तक जो काम पुराने तरीके से होते हुए आ रहा है उस कामों को तुम लोग नए तरीके से करके दिखाओ। पहला जो सबसे पहला एजेंडा था, वो पहला एजेंडा ये था भाई कि अभी तक जो काम वो घिसे पिटे तरीकों से हो रहा है, वो पुरानी प्रणालियों, पुराने प्रोसेस, पुरानी पद्धतियों से हो रहा है, उन कामों को हम लोगों को नए तरीके से करना है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये था कि भाई कोई ऐसा नया इन्वेंशन करो, कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करो जिसकी वजह से हमारे कंट्री की जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो लाइफ स्टाइल है, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाए भाई, ईजी हो जाए। तो भाई अल्टीमेटली गवर्नमेंट चाहती थी इनिशिएटिव, और गवर्नमेंट ने बोला कि जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान या जो भी कंपनी, जो भी एंटिटी कोई नया इनिशिएटिव करती है या जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस को मॉडिफाई करके नए प्रोसेस में कन्वर्ट करती है, यूनिक प्रोसेस में कन्वर्ट करती है, तो भाई हम लोग उसको स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम में इंक्लूड होने से आप लोगों को काफी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और ये बेनिफिट्स कौन कौन से थे? सबसे पहला जो बेनिफिट होता है वो होता है फाइनेंशियल बेनिफिट। सर फाइनेंशियल बेनिफिट कैसे? तुम लोगों को कंसेशनल रेट पे लोन मिल जाएगा। जो भी गवर्नमेंट की फीस वगैरह होती है, जो भी पेटेंट वगैरह करवाने के खर्चे होते हैं, उन खर्चों में से भी काफी सारे खर्चे को गवर्नमेंट क्या कर देगी, वहां पे वेव ऑफ कर देगी। टैक्स बेनिफिट मिलेगा भाई। यदि तुम नॉर्मल बिजनेस करते तो तुमको तुम्हारी इनकम पे टैक्स पे करना पड़ता, लेकिन यहां पर तुम लोगों को टैक्स हॉलीडे दिया गया है 7 ईयर्स का, 10 ईयर्स का, 5 ईयर्स का, एज पर दी सर्कमस्टांसेस तुम लोगों को कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। उसी के साथ साथ तुम लोग यहां पर देख सकते हो कि भाई यहां पर रजिस्ट्रेशन बेनिफिट है, लाइक फॉर अदर कंपनीज। एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है रजिस्ट्रेशन की, बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। यहां पर इस टाइप से कोई भी प्रोसीजर वगैरह फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम से आपके सारे के सारे काम यहां पर हो जाते हैं। फिर यहां पे इन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट टेंडर में आपको प्रायोरिटी मिलती है। इंस्टेड ऑफ, भले ही आप ज्यादा पुराने इंस्टीट्यूशन नहीं हो, ज्यादा पुराना धंधा नहीं है आपका, धंधा मतलब बिजनेस, धंधा नहीं है आपका, फिर भी आपको यहां पे क्या मिलेगी, पहली प्रायोरिटीज मिलेगी। साथ ही साथ ह्यूज नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी। यदि मान लीजिए मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, बट आई डोंट नो, मैं नया नया आया हूं इस बिजनेस में, मुझे नहीं पता है कि रॉ मटेरियल सप्लायर कौन है। गवर्नमेंट ने बोला टेंशन नहीं लेने का, जब तक हम है, जब तक तुम्हारा भाई है, तब तक तुमको किसी भी टाइप से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग तुमको एक नेटवर्क में जोड़ते हैं, एक नेटवर्क में ऐड करते हैं एंड लिस्ट प्रोवाइड करा देंगे कि भाई कौन कौन रॉ मटेरियल का सप्लायर है, तो आप लोग डायरेक्टली उससे क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। आगे इन्होंने बोला है भाई कि बोले जो स्टार्टअप बिजनेस करना चाहता है स्टार्ट, वो किस किस फॉर्मेट में कर सकता है। सिंपली इन्होंने बोला भाई पार्टनरशिप भी हो सकती है, एलएलपी भी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी के फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं ये लोग, बिजनेस कर सकते हैं। सो बहुत हॉट टॉपिक है। इनफैक्ट तब से लेके आज तक, मतलब 2016 से लेके आज तक ये स्टार्टअप इंडिया के लिए काफी सारा युवाओं में क्रेज होता है, उनको इंटरेस्ट होता है एंड हर किसी के लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। नाउ नेक्स्ट, स्किल इंडिया। ठीक है, ये स्किल इंडिया भी बहुत तरीके से चल रहा है भाई यहां पर। और स्किल इंडिया के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, NSDC करके एक कॉर्पोरेशन बनाया है। NSDC, इस NSDC का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और ये जो नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है ना भाइयों, ये नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज अ PPP। और ये ट्रिपल P कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है भाई, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप करके यहां पर एक नया फंडा इंट्रोड्यूस किया इन्होंने। इट मींस व्हाट, कि भाई कोई गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मिलकर क्या करेंगे, यहां पर काम करेंगे और अल्टीमेटली हमारे इंडिया में बिजनेस को कैसे डेवलप करें, कैसे नए नए सेक्टर्स पे हम लोग बातें करें, उन सारी चीजों के लिए यहां पे उन्होंने क्या किया था, एक नए तरीके से एक नए इनिशिएटिव को इंट्रोड्यूस किया था। और इसी इनिशिएटिव को हम लोगों ने क्या बोला था, स्किल इंडिया। और स्किल इंडिया के लिए इन्होंने यहां पे, जैसा मैं तुम लोगों को पहले बता चुका हूं, NSDC करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया
बनाया, कॉर्पोरेशन बनाया, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करके इन्होंने एक नई कंपनी को स्टेब्लिश किया था। तो ये NSDC इज द पार्ट ऑफ स्किल इंडिया, और स्किल इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम हमारे इंडिया में साबित हुई थी। तो दोस्तों अभी तक हम लोग 4 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहला टॉपिक था भाई मेक इन इंडिया, उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था स्टैंड अप इंडिया, फिर हमारे पास में जो टॉपिक था वो था स्टार्टअप इंडिया, एंड देन लास्ट में जो टॉपिक अभी रिसेंटली हम लोगों ने कंप्लीट किया है वो टॉपिक है हमारे पास में स्किल इंडिया। नाउ अब 2 थ्योरेटिकल टॉपिक है जिसको हम लोगों को डिस्कस करना है, एंड आफ्टर दैट हमारा ये जो चैप्टर है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तुम लोगों को अच्छे से गो थ्रू करना है, जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे, जो भी इस पूरे के पूरे चैप्टर को लेकर जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक आइडियोलॉजी, वो मैंने तुम लोगों को डिटेल में प्रोवाइड करी है। अभी 2 थ्योरेटिकल टॉपिक को हम लोग यहां पर कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है भाई नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। भाई आखिर हमारे इंडिया को ये एंटरप्रेन्योरशिप की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों हमारे देश को उद्यमिता चाहिए, क्यों हमारे देश में नए लोगों की, नए आइडिया की, नए बिजनेस की जरूरत है भाई, क्यों हमारे देश को आज इतने सारे इनिशिएटिव, इतनी सारी स्कीम्स को लॉन्च करना पड़ रहा है। भाई इसके पीछे सिंपल रीजन है, हमारे देश में मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज जो है ना वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, और वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की जो हालत है ना वो खराब होते जा रही थी। लाइक कॉटेज इंडस्ट्री हो गया, लाइक बीड़ी सिगरेट बनाने वाली नाम बोलना पड़ रहा है इसलिए बोल रहा हूं, मुझे कोई शौक नहीं आ रहा है ऐसा बीड़ी सिगरेट इंडस्ट्री बोलने का, ठीक है, प्लीज लाइट मैनर में पढ़ेंगे अपन लोग, ओके ठीक है। वो घर पे पापड़ बड़ी बनाने वाली इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है भाई, इन इंडस्ट्रीज की हालत बहुत ज्यादा खराब है। 98% ऑफ द इंडस्ट्रीज जो है वो सिक इंडस्ट्री हो गई है, काफी बीमार इंडस्ट्रीज हो गई है। तो उनके डेवलपमेंट के लिए, नए नए इनिशिएटिव्स को लाने के लिए हमारे देश में क्या करना पड़ रहा है, गवर्नमेंट को एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो को डेवलप करना पड़ रहा है। तो इसके पीछे रीजन भी है भाई, जैसे जैसे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होगी, नए नए आइडिया आएंगे, नए नए बिजनेस होंगे, उन बिजनेस से नई नई इनकम होगी, और कहीं ना कहीं भाई विदेशी लोग आकर हमारे इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जिससे हम लोगों के पास में कहीं ना कहीं पे भाई जो एक फॉरेन एक्सचेंज का कलेक्शन बोलते, विदेशी मुद्रा बोलते, जो अंग्रेज हमारी कंट्री से लूट के ले गए थे, उन अंग्रेजों के पैसों को हम लोग कहां पे लाने का सोच रहे हैं, वापस इंडिया में। इसी को बोला जाता है भाई FDI, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो सर एक बात बताओ ना, क्या हमारे वाले भी उनके वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते क्या? यस, हमारी कंट्री का कोई भी पर्सन आउटसाइड इंडिया जाके भी इन्वेस्टमेंट करता है, उसको बोलते हैं हम लोग ODI, दैट इज ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यदि तुम लोग अच्छे से पढ़ोगे तो तुमको FDI ODI के कॉन्सेप्ट भी पढ़ने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है, एंड इनफैक्ट लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, वो टॉपिक है भाई बॉटलनेक्स इन एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ। तो देखिए साहब, हम लोग स्टडी मटेरियल से देखते हैं कि बॉटलनेक्स इन एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ क्या क्या दी हुई है। सबसे पहले भाई ये लोग बोलते हैं इनएफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट। भाई ये हमारे इंडिया की हर एक इंसान की प्रॉब्लम है। वी आर वेरी पुअर इन टाइम मैनेजमेंट। हम लोग हमारे टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा पुअर होते हैं। कहीं पर भी किसी भी चीज के लिए जो कमिटमेंट करके रखा है, जो कमिटेड टाइम है, वो कमिटेड टाइम की तो ऐसी की तैसी। हम लोगों का टाइम चलता है भाई इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। बोले शादियों में पत्रिका पे लिखा हुआ है कि बोले ढलती शाम से लेकर सुहानी रात तक, तो भाई शाम पूरी ढल जाती है, हम लोग कब पहुंचते, रात को पहुंचते हैं। यदि किसी को हमने टाइम दिया है कि भाई हम लोग 7 बजे पहुंच जाएंगे, तो भाई वो 7 बजे वो तो घड़ी के अकॉर्डिंग थोड़ी, हम लोगों ने हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोला हुआ है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है भाई, कोई भी चीज को समय पे नहीं करना इज अ वेरी क्विक बैरियर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ। हमारे देश में एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ में सबसे बड़ी रुकावट का एक रीजन इनएफिशिएंट या इनसफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट है। सेकंड, लैक ऑफ मनी। भाई हमारा देश कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्रंचेस से गुजरते रहता है। हमारे देश में ऐसा है भाई, जो पूंजीपति लोग हैं वो बहुत ज्यादा पूंजीपति है, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं। तो अमीरों और गरीबों के बीच में बहुत ज्यादा फासला है। इसी वजह से कहीं ना कहीं ये जो एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ होती है, ग्रोथ में बैरियर्स क्रिएट होते हैं। टू मच नॉइसेस, हम लोग करते कम है, जताते ज्यादा है, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फिर आगे इन्होंने 4th पॉइंट में बोला स्मॉल नेटवर्क। यस भाई, ज्यादा बड़ा नेटवर्क नहीं होने की वजह से बहुत सारे रिसोर्सेस अलोकेट नहीं हो पाते, बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं हो पाते, बहुत सारे रिसोर्सेस अरेंज नहीं हो पाते। तो कहीं ना कहीं एक ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारी एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ में। फिर उसके बाद में ग्रोथ टू मच टू सून। वही बात है भाई, पेड़ लगाया नहीं, फल की इच्छा हमारी बहुत जल्दी हो जाती है।
तो ये 5 पॉइंट जो है ये कहीं ना कहीं हमारे बॉटलनेक्स है, और ये बॉटलनेक्स बहुत बड़ा बैरियर है कहां पे, एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ में। तो अभी ये चैप्टर नंबर 1 का जो पूरा की पूरा 20 डेज प्लेस था वो हम लोगों ने अभी कंप्लीट किया है। इस लेक्चर को खत्म करने से पहले हम लोग एक बार फटाफट से गो थ्रू कर लेते हैं इन 6 टॉपिक को, कि इन 6 टॉपिक में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन किया था। सबसे पहला जो टॉपिक था वो था मेक इन इंडिया। भाई कुछ ऐसे एरियाज थे जिनको हमने आइडेंटिफाई किया था। सितंबर 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने इस स्कीम को लॉन्च किया था, एंड अल्टीमेटली जो इंटेंशन था वो इंटेंशन था भाई कि हमारे देश की डिपेंडेंसी हमारे देश पे होनी चाहिए, एंड बाहर वालों का एफडीआई हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए आना चाहिए। फिर उसके बाद में भाई सेकंड जो टॉपिक था वो टॉपिक था स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया में 2 लोगों को टारगेट किया गया था, पहला वुमेन्स इंपावरमेंट, एंड सेकंड जो भी एसटी एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं भाई उन लोगों को लोन प्रोवाइड करना, उनके बिजनेस को डेवलप करना, कंसेशनल रेट पे लोन देना, एंड काफी सारी जो रिक्वायरमेंट्स है उस रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करना। थर्ड जो प्रोग्राम था सुपर टॉपिक दैट इज स्टार्टअप इंडिया। हम लोगों ने काफी डिटेल में इसको डिस्कस किया था। स्टार्टअप इंडिया में क्या होना चाहिए, नया प्रोडक्ट नया प्रोसेस होना चाहिए, या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को या एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को आप लोग रिस्ट्रक्चर करके उसको इनोवेटिव मैनर में तुम लोग क्या कर रहे हो, यहां पे प्रेजेंट कर रहे हो। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक था वो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में क्या था भाई, वो था स्किल इंडिया। और स्किल इंडिया में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक तरीके का नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन था, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी बनाई, और वो जो कंपनी है वो कंपनी क्या कर रही है, PPP बेसिस पे काम कर रही है, और हमारे इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए, देश की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए, इन तमाम चीजों में वो अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रही है। नेक्स्ट जो टॉपिक था भाई वो टॉपिक था हमारे पास में नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, जिसके 6-7 पॉइंट से वो पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए। एंड लास्ट जो टॉपिक है उसके 5 पॉइंट थे, और वो 5 पॉइंट थे बॉटलनेक्स इन एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो। तो इसी के साथ हम लोगों ने ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म कर लिया है। बहुत अच्छे से पढ़ना भाई। अगेन जाते जाते एक ही सजेशन देके जाऊंगा, 25 मार्क्स के लिए ये 3 चैप्टर है, इन तीनों चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत पावर पैक लेक्चर लेंगे जहां पे हम लोग चैप्टर नंबर 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर गाइस। फ्रेश डे, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्टिंग, एंड जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के 2nd चैप्टर का। एंड मजे की बात यह है नलायकों कि इस चैप्टर का नाम भी बिजनेस एनवायरनमेंट है। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का CSEET के बिजनेस एनवायरनमेंट की इस क्लास में। एज यू ऑल नो कि भाई अपन लोगों ने चैप्टर नंबर 1 जो था दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो, उस एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो वाले चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने वहां पर डिस्कस किया था, एंड होपफुली वो वाला जो वीडियो है वो वीडियो तुम लोगों ने अभी तक कंप्लीट कर लिया होगा। एनीवेज, हमको चैप्टर सब्जेक्ट से कोई, इनके बीच में नेक्सेस, इनके बीच में रिलेशनशिप से कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए मैटर करता है भाई हमारी रिलेशनशिप विथ अवर इंस्टीट्यूट, हमारे इंस्टीट्यूट के साथ में हमारी रिलेशनशिप मैटर करती है। 25 नंबर के लिए आउट ऑफ 3 चैप्टर्स चैप्टर नंबर 2 तुम्हारे सामने पेश किया जा रहा है। तो चैप्टर नंबर 2 जैसा कि नाम है इसका बिजनेस एनवायरनमेंट, सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ बिजनेस, एंड बिजनेस के साथ साथ एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। तो यदि मैं बिजनेस की बात करूं तो ये बिजनेस का मीनिंग ऑलरेडी तुम लोगों को बाबा जी ने बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है। बिजनेस का मीनिंग क्या होता है, बोले बिजनेस का मतलब होता है, अरे बार बार मीनिंग मतलब हो रहा है शायद। बिजनेस मीन्स बिजीनेस, मतलब आप किसी ना किसी एक्टिविटीज में क्या हो, इन्वॉल्व हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहां पर, बिजनेस बोलते हैं। एंड ये जो एक्टिविटीज है ये एक्टिविटी 2 टाइप की हो सकती है भाई, वेदर इट कैन बी इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बोले इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें हम लोग अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट, मतलब अपना सपना मनी। लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी होती है भाई जहां पर हम लोग बिजी तो होते, अपना टाइम तो देते, बट फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन, वहां पर हमारा जो मोटो होता है, जो इंटेंशन
इंटेंशन होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है भाइयों यहां पर। तो ये तो बात हो गई बिजनेस की, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एनवायरमेंट कि एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है। भाई यहां पर समझने की कोशिश करना, ये जो एनवायरमेंट होता है ना, ये माइक्रो भी होता है, मैक्रो भी होता है, इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। समझने की कोशिश करना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन तुम लोगों के पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। तो बोले जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, बिजनेस वर्ड हटा दो, जो एनवायरनमेंट होता है वो एनवायरनमेंट दो टाइप का होता है, एक इंटरनल भी होता है और एक एक्सटर्नल भी होता है। ठीक है, तो जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, लाइक लेबर की सैलरी डिसाइड करना, लेबर का टाइमिंग डिसाइड करना, वर्क प्लेस पे कैसे बिजनेस एथिक्स को फॉलो किया जा रहा है, वो सारी चीजों को डिस्कस करना, इट इज कॉल्ड व्हाट, इंटरनल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, भाई इंडस्ट्रियल ट्रेंड क्या है, गवर्नमेंट की टैक्स की पॉलिसीज क्या है, गवर्नमेंट कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रही है विद रिस्पेक्ट टू योर ऑल इंडस्ट्री, पूरी की पूरी इंडस्ट्री एट लार्ज के लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं। तो भाई ये सारी चीजें जो होती है, लाइक गवर्नमेंट की पॉलिसी, टैक्सेस, पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज को लेकर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एंड हमारा ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, ये दोनों से इंटर रिलेटेड है। मतलब यू कैन नॉट ट्रीटेड एज अ सेपरेट पार्ट कि भाई बिजनेस अलग एनवायरनमेंट अलग, नहीं, दोनों एक दूसरे के ऊपर हाईली डिपेंडेंट है, दोनों की एक दूसरे पे काफी ज्यादा डिपेंडेंसी है। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट को इग्नोर करके नहीं चल सकता है, एनवायरनमेंट बिजनेस के फीचर्स, बिजनेस के नेचर को इग्नोर करके नहीं चल सकता है। तो दोनों फैक्टर एक दूसरे से जुड़े हुए, दोनों एक दूसरे के बिना सेपरेटली ट्रीट नहीं किए जा सकते। और किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में उसके बिजनेस और एनवायरनमेंट का एक आइडियल कॉम्बिनेशन होता है, तभी जाके वो बिजनेस एनवायरनमेंट के परफेक्ट एज को एंजॉय कर पाते हैं। नाउ अब यहां पर ना तुम लोगों को इस बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए काफी सारे लोग मिलेंगे, लाइक केडी मिलेगा, ठीक है, लाइक एंड्रू भाई मिलेंगे। उन केडी और एंड्रू भाई ने क्या करके रखा है, बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन को डिफाइन करके रखा है। सिंपल सी बात है, उन्होंने बोला है कि भाई जब भी आप बिजनेस कर रहे हो तो यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑल द एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फैक्टर्स। आपको सारे एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स को क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और उसी के बेसिस पे क्या करनी पड़ेगी, अपनी स्ट्रेटेजीज प्रिपेयर करनी पड़ेगी। ओके, अब सुनना ध्यान से, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है यहां से। भाई दो टाइप के एनवायरनमेंट मैंने अभी तुम लोगों को बताया, एक होता है तुम लोगों का एक्सटर्नल मतलब बाहर वाला एनवायरनमेंट, और एक होता है इंटरनल मतलब अंदर वाला एनवायरनमेंट। ठीक है, एक होता है अंदर वाला, एक होता है बाहर वाला, मैं एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूं। ओके, तो अब सुनना, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होता है वो अनकंट्रोलेबल होता है। मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं होता है, वो बिजनेसमैन के कंट्रोल में नहीं होता है, वो एंटिटी के कंट्रोल में नहीं होता है। मतलब भाई तुम लोग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो। लाइक गवर्नमेंट ने टैक्स की रेट बढ़ा दी, गवर्नमेंट ने भाई जीएसटी, दैट इज गुड नाइट स्वीट ड्रीम टेक केयर नहीं, या फिर गरम सेव टमाटर नहीं, यहां पे जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यदि गवर्नमेंट ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स की रेट कल में 18% से भाइयों 28% कर दी है, तो वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री के लिए करी है, वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। उसमें पूरा 100% कंट्रोल जो है वो किसका है, गवर्नमेंट का है। सो इट विल बी ट्रीटेड एज एक्सटर्नल फैक्टर, और वो एक्सटर्नल फैक्टर जो होते हैं जनरली वो अनकंट्रोलेबल रहते हैं। बट ऑन अदर हैंड यदि बात करूं भाई इंटरनल फैक्टर्स की, इंटरनल फैक्टर्स में हम लोग सबसे बेस्ट एग्जांपल लेते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने वाली लेबर थी, उन लेबर की यूनियन ने क्या कर दिया, आपके और केवल आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्राइक कर दी। किस चीज के लिए स्ट्राइक कर दी, बोले साहब इन्होंने बोला है कि 1 से 7 तारीख के बीच में आपकी वेजेस, आपकी सैलरी या जो भी आपके लेबर चार्जेस है वो पे कर दिए जाएंगे। लेकिन ये कंपनी वाले नालायक 15 तारीख तक, 20 तारीख तक हमारे वेजेस, हमारी जो भी रेम्यूनरेशन रहता है, हमारी जो भी सैलरी वगैरह रहती है वो पे नहीं करती है। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 1 साल हो गया, अरे भाई इन्होंने हमारी पूरी जान ले ली है, हम लोग परेशान हैं, हम लोग दिन दोगुनी रात चौगुनी गति से मेहनत करते हैं, मजदूरों की तरह, अरे आगे भी तो बोल, मजदूरों की तरह लगे रहते हैं। यहां पर हमारे को हमारी सैलरी, वेजेस, रेम्यूनरेशन टाइम पे नहीं दिया जाता है। हम सब मिलकर, हमारी यूनियन यहां पर आज क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। अब ये जो स्ट्राइक हुई है ना, ये केवल और केवल इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में हुई है। क्या बाकी बाहर निकल के देखना है, गली मोहल्ले गांव की सारी इंडस्ट्रीज में क्या इस तरीके की लेबरों की हड़ताल हुई है, क्या नहीं हुई है? क्या आपके कंट्रोल में है? हाँ है। अरे भाई अगली बार से इन गरीबों की सैलरी टाइम पे दे दो तो ये तुम्हारे लिए जान भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। अरे तुम इनसे काम करवाने की बात करते हो, भाई इनको सैलरी टाइम से दे दो, इनको थोड़ी सी पैम्परिंग कर दो, भाई ये तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। भाई
डबल शिफ्ट पे काम करेंगे, अरे तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर जी जान से काम करते हैं यार ये लोग, तो इनको कम से कम सैलरी तो टाइम पे दे दो। यदि सैलरी टाइम पे दे दी तो ये स्ट्राइक वगैरह आगे से कुछ भी नहीं करेंगे। सो इट विल बी ट्रीटेड एज व्हाट, इट इज योर इंटरनल फैक्टर, और इंटरनल फैक्टर जो होता है वो हमेशा कैसे होता है, कंट्रोलेबल होता है। तो भाई इस तरीके से जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। अब जो सेकंड टॉपिक है तुम लोगों के सामने, दैट इज टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। एंड ये टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट को तुम्हारे स्टडी मटेरियल में बहुत बखूबी तरीके से पेश किया गया है, और मैंने यहां पर इसका एक शॉर्ट फॉर्म दिया है तुम लोगों को, दैट इज पेस्टल, PESTL, पेस्टल। फिर से PESTL, पेस्टल। P से क्या हुआ, पॉलिटिकल, E से क्या हुआ, इकोनॉमिकल, T से क्या हुआ, टेक्नोलॉजिकल, S से क्या हुआ, सोशल, एंड L से क्या हुआ। हर L का मतलब वो नहीं होता है जो तुम समझते हो, अरे हर L का मतलब वो नहीं होता है जो तुम समझते हो। यहां पर L का मतलब भाई लीगल एनवायरनमेंट से है, तो लीगल एनवायरनमेंट हो गया, सोशल एनवायरनमेंट हो गया, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो गया, उसके बाद में यदि मैं बात करूं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया, एज वेल एज एक हो जाता है इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। तो ये सारे टाइप के बिजनेस एनवायरनमेंट होते हैं। इनफैक्ट वी हैव टू से कि टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट होते हैं, एंड हर किसी की अपनी अपनी एक अलग अलग यहां पर रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग क्लासिफिकेशंस होते हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार हम लोग सबसे पहले चलते हैं और ये टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या इनके अंदर मेन कंटेंट है जो तुम लोगों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो भाइयों, ये दो डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको यहां पर हाईलाइट कर देता हूं तुम लोगों के लिए। दिस इज समथिंग गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू केडी मतलब कौन था, केथ डेविस के अकॉर्डिंग, और एक हमारे एंड्रयू भाई थे, इन एंड्रयू भाई ने भी बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन को यहां पर डिफाइन किया हुआ है। नाउ उसके बाद में जो टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट है, इस टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट के लिए हम लोगों ने यहां पे क्या बोला है, PESTL, पेस्टल, ठीक है। और ये पेस्टल, P से क्या हुआ, पॉलिटिकल, E से क्या हुआ, इकोनॉमिक, S से क्या हुआ, सोशल, T से क्या हुआ, टेक्नोलॉजिकल, और L से क्या हुआ, लीगल, ठीक है। तो ये इतने सारे जो एनवायरनमेंट है और इतने सारे जो फैक्टर्स है, ये हमारे टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट को डिफाइन करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहला एनवायरनमेंट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो ये जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है, बेसिकली ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में भाई टैक्स की रेट, गवर्नमेंट की पॉलिसी, इन सारी चीजों से रिलेटेड बर्डन होते हैं, इन सारी चीजों से रिलेटेड डिस्कशंस होते हैं जो कि हमारे बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो है दैट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। और ये जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, ये कहीं ना कहीं ग्रोथ, कहीं ना कहीं हमारे जो फैक्टर्स जो हमारे ग्रोथ को, हमारी जीडीपी को, हमारी इकोनॉमी को डिटरमाइन करते हैं, उनसे रिलेटेड फैक्टर्स को हम लोग यहां पर ध्यान में रखते हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर है हमारे पास में दैट इज सोशल फैक्टर। तो भाई सोशल फैक्टर में ये इस तरीके से एनवायरनमेंट का पार्ट बना है, भाई सिंपल है कि जब भी तुम लोग बिजनेस कर रहे हो, सोसाइटी की नीड्स को आइडेंटिफाई कर लो। भाई रीसेंट फैशन क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग तुम लोगों को काम करना चाहिए। रीसेंट ट्रेंड क्या चल रहा है, उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। नहीं तो पता लगा भाई आज भी तुम लोग बेल बॉटम पेंट बना रहे हो, जो बेल बॉटम पेंट राजेश खन्ना, जितेंद्र, धर्मेंद्र के टाइम पे चलती थी, और बोले हम लोग क्या करते हैं, कपड़ों का बिजनेस करते हैं। वो बेल बॉटम पेंट आज तुमसे कोई नहीं खरीदने वाला भाई, और तुम्हारा बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। जितना भी तुम लोग कैपिटल वहां पे इंट्रोड्यूस करोगे, सारी की सारी कैपिटल को तुम लोग बर्न कर दोगे, उससे तुम्हें कोई भी रिटर्न नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। और भाई रीसेंट सिनेरियो में टेक्नोलॉजिकल फैक्टर या टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। यदि तुम लोग अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से काम कर रहे हो भाई, तो तुम्हारा बिजनेस डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा। लेकिन यदि तुम लोग ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी से, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी से, या कोई ऐसी स्क्रैप टेक्नोलॉजी के थ्रू काम कर रहे हो अपने बिजनेस में, उसको यूज कर रहे हो, तो उससे कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट तुम लोगों को नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट जो डिस्कशन मेरे पास में आता है भाई लीगल फैक्टर। यस, आई ऑलवेज यूज टू से, मैं तुम लोगों को हमेशा बोलता हूं, द कॉस्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस इज ऑलवेज मोर देन कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस। इट मींस व्हाट, कि भाई आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जब आप बिजनेस कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर फील्ड का बिजनेस कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक गुड्स का बिजनेस कर रहे हो, तो उस समय आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल होते हैं, कौन कौन से कानून का आपको कंप्लायंसेस करना है, यदि उसका कंप्लायंस नहीं किया तो उससे क्या क्या रेपरकेशंस होंगे, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना चाहिए, अपने लीगल बिजनेस एनवायरनमेंट को डेवलप करना चाहिए। तो भाई कुल मिला के ये पेस्टल का हम लोगों ने डिस्कशन किया, दैट इज PESTL। तो मतलब क्या हुआ, P से पॉलिटिकल, E से इकोनॉमिकल, T से टेक्नोलॉजिकल, S से सोशल, और लास्ट में हमारा बच जाता है भाई वो था लीगल
एनवायरमेंट या लीगल फैक्टर। तो इस तरीके से ये पेस्टल का मीनिंग भी हम लोगों ने डिफाइन किया है। ये एक बार मेरा बिजनेस एनवायरनमेंट खत्म हो जाएगा ना, फिर नागिन डांस करूंगा ऐसे ऐसे ऐसे। तो दोस्तों अब जो नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारे सामने, उस टॉपिक का नाम है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बाय वर्ल्ड बैंक फॉर इंडिया। मतलब बोले इंडिया में जो बिजनेस करने के पैरामीटर है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज कितना सिंपल है, कितना आसान है। तो यहां पर वर्ल्ड बैंक क्या करती है भाई, हर साल रैंकिंग प्रोवाइड करती है। अब ना यहां पे तुम लोग देखना, इस पर्टिकुलर टॉपिक में तुम लोगों को बहुत सारे डेटास मिलेंगे। क्या सर हम वो सारे के सारे डेटास छोड़ दें क्या? नहीं, वो सारे के सारे डेटास तुम लोगों को नहीं छोड़ना है। दिस इज समथिंग गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। एक बार तुम लोगों ने रीड करना और रीड करके उसके शॉर्ट नोट्स बना लेना कि भाई कंजम्पशन बेस्ड कितना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड कितना है, हैप्पीनेस इंडेक्स कितना है, उन सब की क्या करना है, तुम लोगों को एक लिस्ट बना लेना है। लेकिन जो फाइनल कंक्लूजन है जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, उसकी तुम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके लिए मैंने यहां पर एक शॉर्ट एंड क्विक समरी तुम्हारे लिए प्रिपेयर करके रखी है। तो हम लोग चलते हैं हमारे जो टुडेस टॉपिक वाला जो शीट चल रही है, ठीक है, स्क्रीन पे हम लोग उसको वापस से लाते हैं एंड देखते हैं वहां पे अल्टीमेटली जो वर्ल्ड बैंक ने डेटा दिया है हमारे इंडिया के रिस्पेक्ट में वो क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर आप लोग देखोगे पॉइंट नंबर 3, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स इन इंडिया। और किसने इशू किया था? ये वर्ल्ड बैंक ने इशू किया था। तो देखिए साहब आप यहां पे सिंपल सी बात है भाई, अर्लियर पहले कुछ सालों में हमारी जो रैंकिंग थी वो रैंकिंग कितनी थी? 100 थी। अभी कितनी हमारी रैंकिंग? 77 है। तो कितने पॉइंट्स का डेवलपमेंट हुआ है? 23 पॉइंट्स का डेवलपमेंट हुआ है। मतलब भाई पहले वर्ल्ड बैंक हमको बोलता था कि भाई तुम लोग जितने भी वर्ल्ड में कंट्रीज है उसमें 100 नंबर पे आते हो, मतलब बहुत पीछे थे, बहुत बैकवर्ड थे हम लोग। एंड हमने अब इंप्रूव करके हम लोग कौन से नंबर पे आ गए भाई? 77 एंड समथिंग। दिस इज गोइंग टू बी गुड। ओके ठीक है, मतलब हम लोग अच्छा कर रहे हैं, हम लोग इंप्रूव कर रहे हैं, इट इज ओके, चल जाएगा भाई। लेकिन अभी सुधार की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। तो ये देखो हिस्ट्री कुछ इस तरीके से थी भाई। 2016 में हम लोग 130 नंबर पे थे, 2017 में हम लोग 100 नंबर पे आए एंड 2019 में रिसेंटली अभी हम लोग 77 पायदान पे आ गए हैं। तो 2016 से 2019 के बीच में हमारे पास में लास्ट 2 इयर्स में कितने नंबर्स का डेवलपमेंट हुआ है? 53 नंबर का डेवलपमेंट हुआ है एंड दिस इज समथिंग गोइंग टू बी गुड। अच्छी स्टेप है। रिसेंटली यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली हम लोग कितने नंबर पे, तो आपका आंसर होना चाहिए 77 नंबर पे। तो वर्ल्ड बैंक ने हमको कौन सा इंडेक्स अलॉट करके रखा है? 77 नंबर का इंडेक्स अलॉट करके रखा है ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो बोले सर ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या क्या आता है? देखो जब तुम ये टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ोगे, मतलब स्टडी मटेरियल को रेफर करोगे, तो वहां पे यू विल बी एबल टू रियलाइज, वहां पे तुमको पता लगेगा। क्या पता लगेगा? कि भाई जब भी इंडिया में बिजनेस करना होता है तो वहां पे कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करना होता है, कुछ ना कुछ लीगल रिक्वायरमेंट होती है, कुछ ना कुछ लेबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, कहीं ना कहीं हम लोगों को ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत होती है। तो उन सबको क्या करके रखा है? वर्ल्ड बैंक ने वेटेज दे के रखा है कि किसी पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी का वेटेज एक्स है, किसी पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज का वेटेज वाई है, किसी पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज का वेटेज जेड है। एंड फिर उसके वेट के अकॉर्डिंग उसको मल्टीप्लाई करके और इन्होंने क्या कर लिया? वहां पर रैंकिंग दे दी है। टोटली स्टैटिस्टिक्स बेस्ड है, स्टैटिस्टिकल बेस्ड डेटा है और उसी के बेसिस पे इन लोगों ने क्या किया? यहां पर इस रैंकिंग को आइडेंटिफाई किया है। शॉर्ट एंड स्वीट, तुम लोगों से यदि कोई भी पूछे कि इंडिया की कौन सी रैंकिंग है, आपका आंसर आना चाहिए वहां पर 77th रैंकिंग है एट प्रेजेंट। करंट सिनेरियो में हमारी कौन सी रैंकिंग है भाई? 77 रैंकिंग है। नेक्स्ट जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है भाई स्टार्टिंग अ बिजनेस इन इंडिया। ध्यान से देखिएगा तुम लोग, बहुत शानदार, जानदार, ईमानदार टॉपिक है ये। और इस टॉपिक में अल्टीमेटली वो क्या बोलना चाहता है कि भाई किसी भी इंसान को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो इंडिया का है या इंडिया के बाहर का है, यदि वो इंडिया में बिजनेस करना चाहता है तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा। तो बोले अब हमारे इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी लीगल कंप्लायंसेस को फुलफिल करना पड़ेगा, वो हमको इस पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ना है। देखिए भाइयों, हम लोग जो लॉ में कंपनी लॉ, एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ वाला पोर्शन था, वहां पे फॉर्मेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी वाला टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। उस फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी वाले टॉपिक में हम लोगों ने क्या देखा था? तो वहां पे हम लोगों ने देखा हुआ है भाई कि किस तरीके से कंपनी का फॉर्मेशन, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया जाता है। ठीक एज इट इज भाई,
हमारे यहां पर भी बिजनेस एनवायरनमेंट में भी जो स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस इन इंडिया की बात है, वहां पर भी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो बोले अब कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है, तो कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर है, जो भी इनकॉर्पोरेशन के फॉर्म्स है, जो भी इनकॉर्पोरेशन की रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, उन सारे रिक्वायरमेंट फॉर्म वगैरह को हम लोग क्या करेंगे, एमसीए की वेबसाइट पे, एमसीए का फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे, दैट इज www.mca.gov.in की वेबसाइट पे जाके क्या कर देंगे, हम लोग फाइल कर देंगे। इसी के साथ साथ भाई बिजनेस करने के लिए हम लोगों को पेन मतलब ये वाला पेन नहीं, ये वाला पेन नहीं, पेन का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, इसी के साथ साथ 10, इसी के साथ साथ भाई अदर रिक्वायर्ड लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि एक बिजनेस को स्टार्ट करने, कमेंस करने के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। तो इन सारे रिक्वायरमेंट्स को हम लोगों को भी क्या करना पड़ता है, फुलफिल करना पड़ता है। एक बार फटाफट से हम लोग हमारे स्टडी मटेरियल से गो थ्रू कर लेते हैं एंड वहां पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टडी मटेरियल पे चल के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर ना एक शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है। अच्छा एक चीज सुन लेना, चाहे बिजनेस एनवायरनमेंट हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे लॉ हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट तुम लोग पढ़ रहे हो सीए सीईटी की जर्नी में, जहां पर भी जितने शॉर्ट फॉर्म दिए हुए और शॉर्ट फॉर्म से फुल फॉर्म एंड फुल फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म, वो सारे आप लोगों को पता होना चाहिए। बिलीव मी, आउट ऑफ 200 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली 10 to 16 मार्क्स, दैट इज ह्यूज नंबर, मतलब अप्रोक्सीमेटली 5 से 8% आप लोगों के कवर करते हैं। आप लोगों को ना वहां पे शॉर्ट फॉर्म से फुल फॉर्म, फुल फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म पूछे जाएंगे। तो मैं तुम लोगों को डायरेक्टली वहां पर स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस इन इंडिया वाले टॉपिक पे ले जाना चाहता था, लेकिन मुझे यहां पे तुम लोगों के स्टडी मटेरियल में कुछ फुल फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म से फुल फॉर्म दिखे, एंड दिस इज समथिंग गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। अभी तो मुझे ये दिख गया है, इसके अलावा भी स्टडी मटेरियल में जो जो है सबकी भाई एक कॉपी और पेन पे लिस्ट बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। उनको अच्छे से रीड कर लेना 2-3 बार, बिकॉज एग्जाम में ये 5 से 8% का, मार्क्स का नहीं बोल रहा हूं, परसेंट का क्या करते हैं, यहां पर वेटेज रखते हैं। देखिए साहब, यहां पर एक शॉर्ट फॉर्म है, दैट इज DPIIT, एंड इस DPIIT का फुल फॉर्म क्या होता है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया DPIIT, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड्स। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म से फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस, बोले बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले भाई हम लोगों को एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है, फिर हमारे पास में GSTIN नंबर होना चाहिए, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर होना चाहिए। फिर भाई उसके बाद में यदि आपकी कंपनी में कोई डायरेक्टर वगैरह है तो उनका DIN होना चाहिए, पेन होना चाहिए, टैन होना चाहिए। पेन 10 के साथ साथ यदि आपके ऑर्गेनाइजेशंस में लेबर वगैरह काम करती है तो उनका PF और ESIC में भी क्या करवाना है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। फिर उसके बाद में भाई नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है भाई, वो बोलता है डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट। यदि मान लीजिए तुमको बिजनेस स्टार्ट करना है और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई फैक्ट्री वगैरह का कंस्ट्रक्शन करना है, कोई प्रीमाइस का कंस्ट्रक्शन करना है, तो भाई पहले कोई भी कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज स्टार्ट करने से पहले यू हैव टू टेक प्रायर परमिशन फ्रॉम द लोकल अथॉरिटी। मतलब जिस भी पर्टिकुलर लोकल प्लेस पे आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो तो कंस्ट्रक्शन डायरेक्टली शुरू मत करना, पहले NOC ऑप्ट कर लेना, वहां की जोबल नहीं, प्रायर परमिशन ऑब्टेन कर लेना वहां की जो भी लोकल अथॉरिटी है उनसे। अब उसके बाद में नेक्स्ट गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। भाई इलेक्ट्रिसिटी लेने के लिए क्यों, क्योंकि बिना लाइट के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के तुम्हारी फैक्ट्री, तुम्हारा प्रीमाइसेस कुछ भी रन नहीं हो सकता है। चाहे तुम लोग वहां पर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करो भाई, बिना बिजली के कुछ भी नहीं हो सकता है, स्टिल तुम लोगों को वहां पर बिजली की रिक्वायरमेंट लगेगी। फिर भाई नेक्स्ट जो डिस्कशन है कि स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो एसेंशियल रोल प्ले करता है वो होता है भाई गेटिंग क्रेडिट, लोन वगैरह की बात होती है। पेइंग टैक्सेस, हम लोगों को काफी सारे टैक्स पे करना पड़ते हैं, लोकल लेवल पे होते हैं, स्टेट लेवल पे होते हैं, नेशनल लेवल पे होते हैं, सारे टैक्सेस वगैरह का भी पेमेंट करना होता है। फिर उसके बाद में बात आती है भाई ट्रेडिंग अक्रॉस द बॉर्डर, मतलब हो सकता है वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर डिस्ट्रिक्ट, वन कंट्री टू अनदर कंट्री भी हम लोगों को क्या करना पड़ सकता है, हमारे जो ट्रेडिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज है वो एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ सकती है। तो यहां पे हम लोगों को फिर से परमिशन की जरूरत होती है, एंड वो सारी परमिशन, वो सारे क्लियरेंसेस हम लोगों को यहां पर एक्वायर कर लेना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट, एंड जब भी हम लोग एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो भाई यहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन के साथ साथ में कमर्शियल
कोर्ट एक्ट के प्रोविजंस भी यहां पर एप्लीकेबल होते हैं। तो जब भी हम लोग किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड होते हैं तो वहां पर हमको बेसिक प्रोविजंस को ध्यान में रखना है। अब जो लास्ट टॉपिक है भाई, जिसको मैंने एक कॉमन हेडिंग दे दिया है, दैट इज अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सुनना मेरे भाइयों ध्यान से, ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, हम लोग यहां पर बिजनेस को एस्टैब्लिश करने से लेकर बिजनेस को रन करने से लेकर बिजनेस के कंप्लायंस से लेकर तमाम टाइप का डिस्कशन हम लोग यहां पर करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसको हमको ऑलवेज कीप इन कंसिडर्ड व्हाइल वी आर डूइंग बिजनेस। बोले सर कैसे हम लोगों को माइंड में रखना है, कैसे इसको कंसिडरेशन में रखना है? भाई सिंपल सी बात है, बिजनेस बनाया, बिजनेस चलाया, यदि बिजनेस नहीं चल पा रहा है तो क्या बिजनेस को डिसॉल्व भी तो करना पड़ेगा ना। अब क्या होता था भाई, कंपनीज एक्ट 2013 के आने के पहले बिजनेस को डिसॉल्व करना इज गोइंग टू बी वेरी वास्ट प्रोसीजर, बहुत वास्ट प्रोसीजर था। लेकिन भाई यहां पर एक नया प्रोविजन आया है, दैट इज आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया हुआ है। और ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में तुम लोग क्या कर सकते हो, स्पीडी अपने बिजनेस को यहां पर डिसॉल्व भी कर सकते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम लोगों को ध्यान में रखना है, तुम्हारे माइंड में ये सारी बातें होनी चाहिए। एंड अगेन ये बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल चैप्टर है। तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने तुम लोगों को बताए हैं वो तुम लोगों को ध्यान रखना है। इस लेक्चर को एंड करने से पहले एक बार क्या क्या इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हम लोगों ने किए हैं फटाफट से एक बार उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग चलते हैं हमारे पॉइंट नंबर 1 पे। सबसे पहला था भाई ओवरव्यू ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। यहां पर मैंने तुम लोगों को ओवरव्यू दिया था एंड 2 डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे स्टडी मटेरियल में देके रखिए भाई। एक तो डेविस ने इशू की थी और एक एंड्रयू ने बताई थी, ठीक है। फिर कुछ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए हुए स्टडी मटेरियल में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखना, वहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक था टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, दैट इज पेस्टल, और पेस्टल को भी हम लोगों ने यहां पर डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, राइट नाउ वी आर इन 77 पोजीशन, हम लोग अभी 77 पोजीशन पे हैं। वर्ल्ड बैंक ने डेटा इशू किया है उसके बाद से 33 पॉइंट्स का लास्ट ईयर हम लोगों ने क्या किया है, इंक्रीमेंट किया है, मतलब हमारी श्रेणी में सुधार हुआ है। फिर उसके बाद में स्टार्टिंग अ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उन सारे रिक्वायरमेंट को अपन लोगों ने यहां पर प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई किया है। एंड देन नेक्स्ट अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और वो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैंने तुम लोगों को इंसॉल्वेंसी मतलब IBBI दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में यहां पर बताया है। तो इसी के साथ हम लोगों का चैप्टर नंबर 2 खत्म होता है, जहां पर हम लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस किए हैं। अब एक लास्ट टॉपिक तुम्हारे सामने आएगा, दैट इज चैप्टर नंबर 3, और चैप्टर नंबर 3 को भी स्मूथली तुम लोगों ने देखना, स्टे कनेक्टेड, वेट करना, तुम्हारे पास डेफिनेटली ये वीडियो आएगा। एंड यार आई गारंटी यू इतना प्रिसाइजली तुम लोगों को कंटेंट कहीं पर नहीं मिलने वाला है। बिलीव मी, हमारी टीम जो कर रही है, बाबा जी तुम लोगों के लिए जो एफर्ट्स कर रहे हैं, एंड हम सब फैकल्टी जितने भी CA-CET पढ़ाने वाली फैकल्टी इस कंटेंट को पूरा फिल्टर करके, पूरा क्रिस्प करके, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है वो मेहनत दिन रात कर रहे हैं। बस यही एक इंटेंशन है कि भाई तुम लोगों को कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालना पड़े, तुम लोगों को कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकट नहीं करनी पड़े। इसीलिए हम लोग यहां पर दिन दोगुनी रात चौगुनी करती से मजदूरों की तरह मेहनत कर रहे हैं। चलिए साहब, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस। इतनी शक्ति हमें देना दाता। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, एंड इस चैप्टर नंबर 3 का नाम है की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट क्या है, कौन कौन से की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होंगे, इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कशंस करने वाले हैं। तो हम लोग अपना बेस्ट ट्राई करेंगे, जिस तरीके से अपन अभी तक बेस्ट देते आए हैं। बट सब्जेक्ट टू कंडीशन, आज थोड़ा सा मुझे फीवर आ रहा है, एंड फीवर के साथ साथ बहुत ज्यादा कोल्ड एंड कफ है। मतलब ये मान के चलो कि मैं आपका 20 डेज प्लेज रिकॉर्ड करने के लिए डायरेक्टली बेड से उठ के आया हूं, और मैंने बोला कि नहीं, एक दिन का भी गैप पॉसिबल नहीं है भाई। एग्जामिनेशन हमारे सर पे खड़ी है, हमारा ICSI बिल्कुल तैयार है हमारे घर से ही हमारी एग्जाम्स लेने के लिए। तो भाइयों हम लोग बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लेंगे, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उसी एनर्जी के साथ, उसी एंथुसियाज्म के साथ तुम लोगों को एक पर्टिकुलर लेक्चर डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
आज के जो हमारे टॉपिक है उस टॉपिक में हम लोगों को 4 मेजर डिस्कशन करना है। सबसे पहला डिस्कशन जो होगा इट इज अबाउट व्हाट, नीति आयोग। हमको नीति आयोग के बारे में डिस्कशन करना होगा। बहुत वास्ट, बहुत बड़ा टॉपिक है। एग्जाम में यहां से डेफिनेटली तुम लोगों को मिनिमम एक क्वेश्चन मिलेगा और मैक्सिमम भाई जितने इंस्टीट्यूट की मर्जी होगी उतने क्वेश्चन वो तुम लोगों से पूछ सकता है। सेकेंड जो डिस्कशन हम लोग करेंगे इट इज अबाउट MCA, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एंड यार ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के बारे में मैं क्या ही बताऊं। यदि तुम एक CS स्टूडेंट हो, यदि तुम लोग CS EET परस्यू कर रहे हो, यदि तुम लोगों ने थोड़ा बहुत लॉ पढ़ा होगा तो तुमने द एलिमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ा है। अपन ने CS मतलब कंपनी सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव भी पढ़ा था, वहां पर भी MCA के बारे में काफी बार डिस्कशन आता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो टॉपिक रहेगा SEBI, दैट इज सेबी। और सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एंड जो लास्ट टॉपिक हम लोग आज के इस लेक्चर में इस 20 डेज प्लेज में डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम रहेगा तुम लोगों के लिए RBI। और ये RBI का नाम तो भाई राम ने तो क्या, श्याम ने तो क्या, हमारे पिताजी ने तो क्या, हर किसी ने सुन के रखा है भाई। RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब इसको बोला जाता है भाई देश का सेंट्रल बैंक होता है ये। सेंट्रल बैंक मतलब वो तुम्हारे घर के पास वाला सेंट्रल बैंक नहीं, सेंट्रल बैंक इस सेंस में बोलते हैं बिकॉज बैंकर्स बैंक होता है ये, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं यहां पर RBI। तो ये जो 4 इंस्टीट्यूशंस है, अभी ये 4 है, फिर एक और प्ले जाएगा तुम लोगों के पास में, वहां पे मैं नेक्स्ट जो रिमेनिंग इंस्टीट्यूशंस है उन रिमेनिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में डिस्कशंस करूंगा। तो अभी इस लेक्चर में 4 इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट के की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, उन की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यदि मैं बात करूं भाई नीति आयोग, हमारे देश में ये नीति आयोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब ऐसा बोला जाता है भाई कि यदि हमारे देश में नीति आयोग सही से प्लान नहीं करे, सही से योजनाएं नहीं बनाए, सही से नीतियां नहीं बनाए तो हमारा देश पूरी तरीके से अस्त व्यस्त ध्वस्त हो जाएगा। तो देश को सिस्टमेटिक चलाने के लिए देश के इंपॉर्टेंट सेक्टर कौन कौन से वहां पर आइडेंटिफाई करके उस पर इंप्रूवमेंट करवाने के लिए कहां पे, किस फील्ड में, किस टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने की जरूरत है, ये सारा की सारा डिसीजन कौन करता है भाई? नीति आयोग करती है। मतलब भाई बेसिकली नीति आयोग ना हमारे देश में केवल और केवल नीति बनाने का काम नहीं करती है, उस नीतियों को बनाने के साथ साथ उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, इंप्लीमेंट करने के बाद उसका एंड रिजल्ट क्या आया है, उन सारी चीजों के ऊपर 1-on-1 बेसिस पे अपनी पैनी नजर कौन रखती है भाई? नीति आयोग रखती है। तुम लोगों को एक बात बताऊं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो तुम्हारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी आ सकता है। अर्लियर इट वॉज प्लानिंग कमीशन। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी ना भाई, जब हमारे मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय इस नीति आयोग का नाम क्या था भाई? प्लानिंग कमीशन मतलब योजना आयोग था। जैसे ही हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए, उन्होंने बोला कि हम लोग योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन का नेम चेंज करके यहां पे क्या करने वाले? नीति आयोग करने वाले हैं। और इस नीति आयोग को पहले बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस थी। हमारे मोदी जी आए, बोले भाइयों और बहनों ये सारी की सारी रेस्ट्रिक्शंस हम लोग प्लानिंग कमीशन के ऊपर से हटा रहे हैं, इस प्लानिंग कमीशन का नेम चेंज कर रहे हैं। और प्लानिंग कमीशन का नेम चेंज करके हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं? उसका नाम नीति आयोग करने वाले हैं। तो भाइयों यहां पर मोदी जी ने अर्लियर इट वॉज प्लानिंग कमीशन और नेम चेंज करके क्या कर दिया? इसका नाम नीति आयोग कर दिया था। अभी तक एक रफली मैं तुम लोगों को बता चुका हूं भाई, नीति आयोग हमारे देश में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइक ये हमारे देश में सारी की सारी योजनाएं, सारे के सारे काम, सारे के सारे विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, गोल्स सेट करने का काम करता है। सेट करने के साथ साथ उसको इंप्लीमेंट करने का काम करता है। एंड इंप्लीमेंट करने के साथ साथ एंड रिजल्ट क्या मिला, वो एंड रिजल्ट को भी वो वेरीफाई करता है। एंड कहां पे क्या क्या एरर है, कोई हमारी प्लान क्यों फेल हुआ, कोई हमारी नीति क्यों फेल हुई, उसके ऊपर वो क्या करता है? वापस से उसको रिकैलकुलेट भी करता है। तो देखो साहब, आज के समय में गवर्नमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस में से, जो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस में से एक इंस्टीट्यूशन है, वो इंस्टीट्यूशन कौन सा है? हमारा नीति आयोग। आशाएं खिले दिल की। तो चलिए दोस्तों, एक बार हम लोग हमारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल को रेफर करते हैं, जहां पे नीति आयोग के रिस्पेक्ट में उन्होंने बहुत सारा बड़ा बड़ा देके रखा है, पर उसमें से हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग एक बार वेरीफाई करते हैं, एक बार आइडेंटिफाई करते हैं। एंड क्या क्या फीचर्स है इस नीति आयोग के, इनके फीचर्स को समझने के बाद हम लोग नेक्स्ट की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की तरफ स्विच करते हैं। ओके, ये तुम्हारे स्टडी मटेरियल में चैप्टर नंबर 8 होगा। वाई? बिकॉज इसके पहले के जो 5 चैप्टर है वो 5 चैप्टर किसके? इकोनॉमिक्स के। एंड जो चैप्टर नंबर 6, 7 एंड 8 है वो 6, 7, 8 चैप्टर किसका है भाई? बिजनेस एनवायरनमेंट का है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो एग्जामिनेशन में वेटेज है
भाई अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 मार्क्स का वेटेज है। मतलब जो 25 मार्क्स का हम लोगों का बिजनेस एनवायरनमेंट का जो पोर्शन है ना, उसमें से 10 to 12 मार्क्स कौन कवर करेगा, ये अकेला चैप्टर कवर करने वाला है। सो दिस इज समथिंग गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसका वेटेज बहुत ज्यादा रहेगा एग्जाम में, कुछ भी इसमें से छोड़ के नहीं जाना है, एक एक लाइन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए साहब, सबसे पहले पॉइंट में यदि तुम लोग देख सकते हो, यहां पर क्लियरली उन्होंने मेंशन करके रखा है भाई कि ये क्या करता है, विजन शेयर करता है नेशनल डेवलपमेंट के साथ साथ, और नेशनल डेवलपमेंट की विजन शेयर करने के साथ साथ ये बोलता है कि कौन कौन से ऐसे प्रायोरिटी सेक्टर है जिन पे हमको सबसे ज्यादा फोकस करना है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पॉइंट में इन्होंने अल्टीमेटली बोला है भाई कि हमारे देश में जो फेडरलिज्म है, मतलब हमारे देश में जो अनेकता में एकता वाला सिस्टम है, उस अनेकता में एकता वाले सिस्टम में क्या करना है, सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सभी के बीच में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का क्या होना चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए। एंड साथ ही साथ हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हमारी रिसर्च वर्क, हमारे साइंटिफिक वर्क, उनमें ना कहीं इंप्रूवमेंट होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, जिससे देश में क्या होंगे भाई, इनोवेशन होंगे। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि यार हमारे देश की स्ट्रेटेजीज क्या है, हमारे देश के लॉन्ग टर्म पॉलिसीज क्या है, हमारे देश के लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या है, ये सारी की सारी चीजों को फॉर्मुलेट, इंप्लीमेंट और एनालाइज करने का काम कौन करता है, यहां पर नीति आयोग करता है। तो जैसा कि तुम लोग तुम्हारी स्क्रीन पर देख सकते हो, यहां पे नीति आयोग के फीचर्स को मेंशन किया है दोस्तों। तो नीति आयोग के फीचर्स कितने हैं, बेसिकली देयर आर 4 मेन हेड्स। इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है नीति आयोग के फीचर्स को। पहला जो है वो क्या है भाई, डिजाइनिंग पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क, मतलब ये क्या करता है भाई, पॉलिसी और प्रोग्राम फ्रेमवर्क को डिजाइन करता है। सेकंड, फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, हमारे देश में जो अनेकता में एकता वाला सिस्टम है, उस अनेकता में एकता वाले सिस्टम को ये क्या करता है और स्ट्रॉन्ग करता है। थर्ड, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, यार सबसे बड़ा जो लकूना था ना, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था उस प्लानिंग कमीशन में, वो यही था कि वो केवल और केवल प्लानिंग करने का काम करता था, लेकिन उसको इवेल्युएट या मॉनिटरिंग करने का काम उसके पास में नहीं था। मोदी जी ने बोला कि भाई हम लोग ना ऐसे अलग अलग की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस नहीं बना सकते, एक ही ऐसा बनाओ, तगड़ा बनाओ भाई, जो पॉलिसी बनाए भी, इंप्लीमेंट भी करे और उसको मॉनिटर और इवैल्यूएट भी करे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि प्लानिंग कमीशन योजना आयोग को हटा के क्या ले आए, वो यहां पर नीति आयोग ले आए थे। नेक्स्ट, थिंक टैंक एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब। बोले भाई थिंक टैंक का मतलब क्या है भाई, देश में ऐसा प्रवर्तन, नवर्तन और नए नए थॉट्स लाना, आइडियाज लाना, जिससे कि देश की उन्नति दिन दोगुनी और रात चौगुनी गति से होने लगे। तो इन्हीं सारे इंटेंशन के साथ में यहां पर क्या किया गया था भाई, नीति आयोग को एस्टेब्लिश किया गया था। अब ना इस नीति आयोग के नीचे एक छोटू सा टॉपिक है, लेकिन दिस इज समथिंग गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको मैं इस 20 डेज प्लेज वाले हमारे लेक्चर में कवर करूंगा, बिकॉज यहां से भी एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है और यहां पे डेटा बेस्ड क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है भाई। इसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का नाम है साथ, SATH। अब ये साथ का मतलब वो नहीं कि तुम्हारा हमारा जन्मों जन्मों का साथ, भाई यहां पे साथ का मतलब है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। क्या है, फिर से एक बार नेम बोलना मेरे साथ साथ, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। मतलब भाई हमारे देश में जो ह्यूमन कैपिटल है, जो मेन पावर है भाई, उनका ट्रांसफॉर्मेशन करना, उनके अंदर एक नई एनर्जी डालना, उनके अंदर एक नए इनोवेशन डालना, उनके अंदर एक नई थॉट प्रोसेस डेवलप करना। भाई सिंपल सी बात है यार, ऐसा बोला जाता है ना कई बार कि यार तुम इस देश के नागरिक हो और भारत देश को तुमसे बहुत सारी उम्मीदें, तो जो हमारे देश की उम्मीदें है ना, उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए, उन उम्मीदों को फुलफिल करने के लिए यहां पर एक SATH, साथ करके एक प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया था। सबसे पहले सुनना, इस साथ वाले प्रोग्राम में क्या था भाई, ये पूरे के पूरे इंडिया में एप्लीकेबल नहीं किया था, एंड इनिशियली इसको केवल और केवल कुछ ही स्टेट में एप्लीकेबल किया गया था। एंड जहां तक मेरी नॉलेज में पहले इनिशियली 3 स्टेट में इसको एप्लीकेबल किया था, एंड वो 3 स्टेट भी शायद झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश थे। तो इन स्टेट के हर एक डिस्ट्रिक्ट में इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को क्या किया गया था, इंप्लीमेंट किया था। एंड यहां पर तुम लोगों को पता है भाई, हमारे इंडिया का एक बहुत बड़ा ग्रुप है पिरामिल ग्रुप, एक वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ी रिसर्च एजेंसी है, दैट इज बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, जिसको हम लोग BCG बोलते हैं। तुम लोग जब आगे CS एग्जीक्यूटिव में आओगे ना, तो वहां पर तुम लोगों को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए मिलने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सुनना, इन्होंने क्या किया था भाई, देखो इन्होंने ना एक रोल मॉडल प्रिपेयर किया था। रोल मॉडल मतलब एक मॉडल प्रिपेयर किया था। इन्होंने बोला कि भाई जो भी इनिशियल लेवल पे जहां से बच्चों का डेवलपमेंट शुरू होता है, जहां
जहां से बच्चा नॉलेज लेना स्टार्ट करता है, हम लोग वहीं से कुछ ऐसे थॉट्स, ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे विचार उन लोगों को पढ़ाते हैं जिसके वजह से उनके अंदर एक नई एनर्जी का डेवलपमेंट हो, उनके अंदर एक नए आचार विचार और सोचने की कैपेसिटी डेवलप हो। तो इसी इंटेंशन के साथ में, इन्हीं रिसर्च ग्रुप के साथ में इन्होंने कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट किया था भाई? 7 प्रोग्राम स्टार्ट किया था। एंड टोटल 3 फेज का ये प्रोग्राम था, जिसमें से 2 फेज जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। एंड नाउ अब जो ये 3rd फेज है, ये 3rd फेज चल रहा है। एंड अप्रोक्सीमेटली ये 30 मंथ्स का पूरा की पूरा टाइम पीरियड लिया था इन्होंने। 30 मंथ्स का एक ट्रायल पीरियड लिया था, 30 मंथ्स का एक पायलट प्रोजेक्ट इन्होंने यहां पर स्टार्ट किया था, जिसमें से 2 फेज कंप्लीट हो चुके हैं। एंड नाउ स्टिल 3rd फेज जो है वो अभी कंटिन्यूटी में, मतलब अभी एट प्रेजेंट है। तो देखिए दोस्तों, मैंने तुम लोगों के लिए स्टडी मटेरियल में अलग से एक ब्रैकेट बना के रखा है, जहां पे पूरी की पूरी डिटेल देके रखी है। एंड मोस्ट प्रोबेबली यहां से एग्जाम में एक क्वेश्चन आ भी सकता है। एंड उसी के नीचे तुम लोग देखो भाई, यहां पर ये 3 जो स्टेट की बात कर रहा था मैं, ये 3 स्टेट कौन कौन से? झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश, इन 3 स्टेट में यहां पर ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था। एंड बेसिक जो पर्पस था 7 का, वो बेसिक पर्पस था भाई एजुकेशन एंड हेल्थ। मेन जो पर्पस था, वो मेन पर्पस क्या था भाई? यहां पर एजुकेशन एंड हेल्थ से रिलेटेड एक्टिविटीज को यहां पर प्रोवाइड करना, उसी को देखना, उसी के लिए यहां पर प्लान करना। अब जो सेकंड टॉपिक है हमारे पास में भाई, एमसीए। और ये एमसीए का मतलब क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का मतलब क्या भाई? हमारे देश में जितनी भी कंपनी होती है, लाइक रिलायंस की बात कर लो, इन्फोसिस की बात कर लो, टीसीएस की बात कर लो। सर इनका फुल फॉर्म क्या होता है? यार रिलायंस का फुल फॉर्म रिलायंस ही है, इन्फोसिस का फुल फॉर्म इन्फोसिस ही है, और टीसीएस का फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो भाई ये जितनी भी कंपनीज है, और इनके जैसे हमारे देश में अप्रोक्सीमेटली 17 लाख प्लस कंपनी है, जिसमें कुछ पब्लिक भी है, कुछ प्राइवेट भी है, कुछ 1% कंपनी भी है। तो इन सारी कंपनीज को कंट्रोल, मैनेज, गवर्न कौन करता है भाई? वो करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का शॉर्ट फॉर्म होता है भाई एमसीए। तुम लोगों को पता होना चाहिए भाई कि जिस दिन तुम कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे, जिस तरीके से आज तुम लोग इंस्टाग्राम, जिस तरीके से तुम लोग आज स्नैपचैट, जिस तरीके से तुम लोग कोई लोग फेसबुक यूज करते हो, तुम्हारे फोन पे, तुम्हारे विंडो पे, तुम्हारे डेस्कटॉप पे हमेशा एक टैब खुली होती है। यार बिलीव मी, जिस दिन तुम लोग कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे, जी आप तुम जॉब करोगे या फिर खुद की प्रैक्टिस करोगे, उस दिन दिन भर तुम्हारे डेस्कटॉप पे, तुम्हारे लैपटॉप पे एक स्क्रीन खुली रहेगी, और उस वेबसाइट का नाम होगा भाई www.mca.gov.in। बोले सर ये mca.gov.in करता क्या है? अल्टीमेटली एमसीए करता क्या है भाई? कंपनियों का फॉर्मेशन करना, मतलब कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का काम करता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के साथ साथ क्या कंपनी प्रॉपर्ली कंप्लायंस कर रही है या नहीं कर रही है, उन सारे के सारे मैटर्स को भी वो क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है। तीसरा भाई, ये वेरिफिकेशन, इंस्पेक्शन और सारी की सारी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन करने का भी काम करता है कि क्या कंपनी पर्टिकुलर मैटर में, पर्टिकुलर मैनर में अपने जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन सही तरीके से रन कर रही है या नहीं कर रही है। तो इसी इंटेंशन के साथ में गवर्नमेंट ने एक और इंपॉर्टेंट की गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को क्या किया था? यहां पर इनकॉर्पोरेट किया था। एंड भाई जब से हमारा नया कंपनीज एक्ट 2013 आ गया है, अर्लियर इट वाज कंपनीज एक्ट 1956, तो जब से कंपनीज एक्ट 2013 आया है, उसके बाद से इस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो दायरा है, जो कद है, जो कंट्रीब्यूशन है, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। नाउ नेक्स्ट जो डिस्कशन करना है मुझे तुम लोगों के साथ में, वो डिस्कशन है भाई SEBI, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों को समझना चाहिए, बिकॉज तुम्हारी लाइफ में अभी भी ये डे टू डे बहुत ज्यादा काम आता है। यदि कोई तुम एक एक्टिविटी करते हो, तो ये मैं उस एक्टिविटी का तुम लोगों को नाम बताऊंगा कि वो एक्टिविटी क्या होती है। एंड जिस दिन तुम लोग कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे, उसके बाद से ये सेबी एक्ट तुम्हारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर हमको ये बताओ कि हमारी लाइफ में आज ये कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो भाई, तुम या तुम्हारे घर में तुम्हारे पापा, चाचा, बड़े भैया, दीदी, मम्मी, व्हाटएवर बी द कोई भी यदि शेयर्स की ट्रेडिंग करता है, सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग करता है, डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग करता है, तो भाई हर दिन उनको सेबी की तरफ से एक मेल आता है जिसमें आते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट। और कॉन्ट्रैक्ट नोट्स का मतलब क्या कि उन्होंने इस पर्टिकुलर डे पे कौन कौन से शेयर्स परचेज किए, कौन कौन से शेयर्स सेल किए, तो उन सब चीजों की क्या होती है वहां पर डिटेल होती है। तो ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सबसे पहले मैं तुम लोगों को बता दूं भाई कि इसका जो हेड ऑफिस है ना, वो हेड ऑफिस मुंबई में है। तो भाई सेबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि 12 अप्रैल
1992 को इनिशिएट हुई थी और जिसका हेडक्वार्टर कहां पे भाई, मुंबई में। हेड ऑफिस होने के साथ साथ इसके 4 रीजनल ऑफिस भी है, 011, 022, 033, 044 में इसके ऑफिस है। बोले हाँ हाँ सर क्या बोल रहे हो आप, 011, 022, 033, 044 क्या होता है भाई? कुछ नहीं, हमारे देश में 4 मेट्रो सिटीज है, उन चारों मेट्रो सिटीज में क्या है भाई, इसके एक एक रीजनल ऑफिस है। इन्हीं के साथ साथ अहमदाबाद में भी इसका एक रीजनल ऑफिस है और अहमदाबाद एनसीएलटी जनरली हमारा जो सेंट्रल रीजन है, उस सेंट्रल रीजन के लिए सब लोग कहां पे जाते हैं, अहमदाबाद एनसीएलटी में जाते हैं। सर ये एनसीएलटी क्या होता है बताऊंगा, जब नेक्स्ट पेज में हम लोग आएंगे वहां पर एनसीएलटी के बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अभी तुम लोगों को समझना होगा कि ये सेबी के फंक्शंस क्या है। भाई सेबी का एक सिंपल फंक्शन है यार, देखो स्टॉक मार्केट, वो एक मूवी भी आई थी तुम लोगों ने देखी होगी, वो 1992 स्कैम, जिसमें हर्षद मेहता की कुछ स्टोरीज थी, आई डोंट नो, मतलब मैंने वो मूवी नहीं देख पाया था क्योंकि उस समय मैं प्लेज रिकॉर्ड करने में बहुत ज्यादा बिजी था और दूसरे और असाइनमेंट भी चल रहे थे, ठीक है। तो भाई उस मूवी में दिखाया था कि कैसे शेयर होल्डर्स के पैसों को जो उन्होंने इतनी मेहनत से लगाए हैं किसी भी कंपनी में, वो कंपनी जालसाजी करके, फ्रॉड करके कैसे उन शेयर होल्डर्स के पैसों को चूना लगाती है। तो भाई अल्टीमेटली जो सेबी का काम है, वो सेबी का काम भी यही है कि भाई किसी भी तरीके से जो इन्वेस्टर के पैसे है, उनके पैसों को रोकना, उनके पैसों को बचाना, फ्रॉड होने से रोकना, फ्रॉड होने से बचाना, और भाई यदि कोई भी कंपनी किसी भी टाइप की गलत एक्टिविटी करती है तो उसके अगेंस्ट में एक्शन लेना। तो इसी इरादे, इसी इंटेंशन के साथ में यहां पे क्या किया था गवर्नमेंट ने, 1992 में एक एक्ट बनाया था और इस एक्ट को क्या नाम दिया था, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज हम लोग इसको शॉर्ट में बोलते हैं भाई सेबी। और सबसे मजे की बात है, लिख लेना कहीं पर भी, डेफिनेटली तुम लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। सेबी के अंदर एक अथॉरिटी होती है, उस अथॉरिटी का नाम मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं। वो जो अथॉरिटी होती है सेबी के अंडर में, वो होती है भाई सेट, एसएटी सेट। ये आपकी वाली सेटिंग की बात नहीं कर रहे हैं नालायक, ये सेट का मतलब होता है भाई। तो यहां पे चूंकि ये क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, तो यहां पे इस एक्ट में एक अथॉरिटी को एस्टेब्लिश किया गया था, उस अथॉरिटी का शॉर्ट फॉर्म है सेट, दैट इज सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल। मतलब सेबी से रिलेटेड जो भी मैटर रहेंगे भाई, जैसे एमसीए से रिलेटेड मैटर कहां पे जाते थे, एनसीएलटी में जाते थे, ठीक उसी तरीके से सेबी से रिलेटेड जो भी मैटर रहेंगे वो सारे के सारे मैटर कहां पे जाएंगे, सेट में जाने वाले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है भाई, इसको तुम लोगों को गो थ्रू करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से डेफिनेटली एग्जाम में एक क्वेश्चन तुम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है भाई, सुपर्ब नेम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज आरबीआई। और इस आरबीआई के बारे में यार मैं क्या ही बोलूं तुम लोगों को। तुम लोगों ने क्लास 12th में एक चैप्टर पढ़ा होगा मनी एंड बैंकिंग, एंड उस मनी एंड बैंकिंग वाले चैप्टर में भाई आरबीआई के बारे में बहुत सारी चीजें तुम लोगों ने पढ़ के रखी है। जितना तुमने पढ़ा है ना, हमारे सीएसईटी के स्टडी मटेरियल में उतना ही दे के रखा है। सब्जेक्ट टू कंडीशन एक दो एडिशनल बातें बोल के रखी है, वो एक दो एडिशनल बातें मैं तुम लोगों को यहां पर बता देता हूं। भाई देखो, आरबीआई एक बहुत बड़ी हिस्ट्री कैरी करता है, बहुत बड़ी हिस्ट्री आरबीआई की, बट हमको उस हिस्ट्री, बैकग्राउंड, ज्योग्राफी से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग डायरेक्टली बात करेंगे कि आरबीआई क्या होता है। लाइक आरबीआई को ना बैंकर्स बैंक बोला जाता है। बैंकर्स बैंक बोलने का मतलब क्या, कि हमारे इंडिया में जितनी भी बैंक्स है, उन सारी बैंक्स को कंट्रोल, डायरेक्ट, रेगुलेट और डायरेक्शन कौन इश्यू करता है, आरबीआई इश्यू करता है। और सभी की सभी बैंक को, सारी की सारी बैंक को आरबीआई की गाइडलाइन जो है वो क्या करनी पड़ती है, प्रॉपरली फॉलो करनी पड़ती है। इसी के साथ साथ आरबीआई जो है वो हमारे देश की गवर्नमेंट्स के लिए, हमारे देश की गवर्नमेंट के लिए उसके बैंकर के तौर पे क्या करता है, काम करता है। मतलब यदि गवर्नमेंट को कोई भी सिक्योरिटीज वगैरह इश्यू करनी रही, यदि किसी भी तरीके से मार्केट से कोई सिक्योरिटीज का ट्रांजैक्शंस करना है, तो भाई वहां पर कौन हेल्प करता है उनको, आरबीआई हेल्प करता है। और आरबीआई वहां पर एक की इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसी के साथ अभी आज इस पर्टिकुलर टॉपिक में, इस पर्टिकुलर पेज में हम लोगों ने 4 की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात किया है। सबसे पहला था भाई वेरी इंपॉर्टेंट, नीति आयोग। सेकंड जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था भाई मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, दैट इज एमसीए। थर्ड जो था वो था हम लोगों के लिए सेबी, एसईबीआई, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एंड फोर्थ जो डिस्कस किया हम लोगों ने भाई, वो डिस्कस किया आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप लोग जो भी स्टडी मटेरियल रेफर करते हो उसको रेफर तो करना ही करना है, साथ ही साथ जो आईसीएसआई ने जो स्टडी मटेरियल इशू किया है भाइयों, उसको बिल्कुल छोड़ के मत जाना, बिकॉज एग्जाम में मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन तुमको उसी पर्टिकुलर स्टडी मटेरियल से मिलने वाले हैं। बाकी का डिस्कशन हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर गाइस।
दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का CSEET के बिजनेस एनवायरनमेंट की इस क्लास में। एंड ये हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का आज लास्ट प्लेज होने वाला है, जहां पे हम लोग तीनों चैप्टर को पूरी तरीके से कवर कर चुके होंगे। अभी तुम लोगों का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है एंड चैप्टर नंबर 3 में मुझे 3 की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में तुम लोगों को बताना है। प्रीवियस जो लेक्चर था, जो तुम लोगों ने पहला लेक्चर देखा, उस लेक्चर में हम लोगों ने 4 इंपॉर्टेंट की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को डिस्कस कर लिया था। एंड वहां पे बेसिकली यदि देखा जाए तो हम लोगों ने टोटल 5 की इंस्टीट्यूशंस को डिस्कस किया था, जिसमें एक था हमारे साथ साथ SATH, जिसको हम लोगों ने काफी डिटेल में डिस्कस किया था। नाउ आज के इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो तुम्हारे रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का मतलब ये होगा दोस्तों कि जिस दिन भी तुम लोग कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे, चाहे प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी बनोगे या एज एन कंपनी सेक्रेटरी इन एम्प्लॉयमेंट रहोगे, तुम्हारी लाइफ में ये 3 जो इंस्टीट्यूशंस है, ये जो 3 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जिसमें से सबसे पहले आता है IBPI। बोले सर ये कैसा नाम है IBPI? यस, ये 2019 में एक लेटेस्ट कॉन्सेप्ट यहां पे गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। तो ये जो IBPI का जो फुल फॉर्म है, ये है भाई इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये हमारे इंडिया में एक ऐसी गवर्नमेंट अथॉरिटी है, एक ऐसी गवर्नमेंट बॉडी है भाई, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी से रिलेटेड मैटर्स को देखती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है भाई कि ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी क्या होती है। देखो, समझने की बात है भाई। पहले कंपनीज एक्ट 1956 में क्या होता था, कंपनी को बनाने में बहुत टाइम लगता था, कंपनी का कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा कंबरसम, बहुत ज्यादा लेंदी था। एंड साथ ही साथ यदि मान लीजिए किसी को अपनी कंपनी का डिसोल्यूशन करना है, किसी को अपनी कंपनी बंद करना है, तो भाई उसका भी बहुत डिटेल, बहुत वास्ट प्रोसीजर था। कंपनीज एक्ट 2013 के आने के बाद से इन द ईयर ऑफ 2016, एग्जैक्ट डेट भी बताऊंगा मैं तुम लोगों को, इन द ईयर ऑफ 2016 हमारे देश की गवर्नमेंट ने MCA के साथ तालमेल करके, MCA के साथ बातचीत करके एक नई अथॉरिटी को एस्टेब्लिश किया और उस अथॉरिटी को नाम दिया गया भाई इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड क्या काम करता है भाई? जो भी कंपनी प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर रही है, अपनी ड्यूटीज, अपनी लाइबिलिटीज को परफॉर्म नहीं कर रही है, अपने फंक्शंस को प्रॉपर्ली नहीं निभा रही है, तो आफ्टर रिसीविंग एप्लीकेशन किससे डिटेल में पढ़ेंगे CS एग्जीक्यूटिव में। जब तुम लोग आओगे तुमको सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड इट्स क्लोजर वाले चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा सबसे लास्ट पार्ट C में, ठीक है। तो अभी सुनना तुम लोग यहां पर ध्यान से कि भाई ये क्या बोलता है कि ये जो IBPI है, ये हमारे देश में कंपनियों के डिसोल्यूशन, मतलब जब कोई कंपनी इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट हो जाती है, वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पाती है, तो उनको बंद करने का काम करता है। बंद करने का प्रोसीजर क्या होगा, कैसे बंद करना है, बंद करने वाला इंसान कौन होगा, उस इंसान के क्या क्या रोल्स होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, पावर्स होगी, ड्यूटीज होगी, वो तमाम बातें हम लोगों को कौन बताता है? यहां पर IBPI बताता है। तो तुम लोगों को IBPI के बारे में जो एक इंपॉर्टेंट नॉलेज होनी चाहिए, वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट नॉलेज मैंने तुम लोगों को यहां पर बता दी है। जब हम लोग पूरा की पूरा चैप्टर ओवरव्यू करेंगे, देखो आप 4th पॉइंट देखो यहां पर स्क्रीन पे, 4th पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है भाई चैप्टर ओवरव्यू। जब मैं तुम लोगों को चैप्टर ओवरव्यू करवाऊंगा ना, तो एक एक इंस्टीट्यूशंस के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मॉड्यूल से मैं सारे के सारे टिक करा दूंगा। आई ऑलवेज यूज इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है, हम लोग हमेशा उसी को प्रेफर करेंगे, बिकॉज सबसे ऑथेंटिकेट वही है। भले ही उसमें थोड़ी बहुत एरर्स होंगी, इट्स ओके, कोई बात नहीं, वो हमारा इंस्टीट्यूट है, उसके ईगो को कभी भी हर्ट नहीं करना है। तो हम लोग जो स्टडी मटेरियल रेफर करेंगे, डेफिनेटली वो हमारे इंस्टीट्यूट का मटेरियल होगा, और उस मटेरियल में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं तुम लोगों को यहां पर हाईलाइट करवा के ही इस प्लेज को कंप्लीट करूंगा। तो IBPI के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक अब मैं डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ, वो टॉपिक रहेगा भाई NCLT। और NCLT का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, ठीक है। अब ये समझने की कोशिश करना भाई, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल क्या होता है। हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर भाई एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 408। क्या सेक्शन सही बोल रहा हूं क्या? आई हैव टू वेरीफाई। अरे गौरव माहेश्वरी नाम है अपना, हर एक सेक्शन सही बोलते, एक भी सेक्शन गलत नहीं बोलते अपन। हमारे कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन है भाई, सेक्शन नंबर 408, सेक्शन नंबर 408। उस सेक्शन नंबर 408 के अंतर्गत इस NCLT को एस्टेब्लिश किया था 1 जून 2016 को। अब सुनना तुम लोग, ये NCLT का काम क्या है भाई। देखो, जैसे MCA मतलब कॉर्पोरेट से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं, तो तुम लोग डायरेक्ट ना सिविल कोर्ट,
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाओगे। यदि कंपनी लॉ से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड यदि कोई भी डिस्प्यूट्स आते हैं तो उस डिस्प्यूट्स के समाधान के लिए, उस डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए तुम लोग पहले किसके दरवाजे खटखटाओगे भाई? एनसीएलटी के दरवाजे खटखटाओगे। एंड एनसीएलटी के दरवाजे खटखटाने के बाद एनसीएलटी के समक्ष जाके, उनके सामने जाके अपने जो जो प्रॉब्लम्स है, जो जो आप लोगों को सॉल्यूशन चाहिए, उन सॉल्यूशंस के रिक्वायरमेंट के इंटेंशन से वहां पे सारी की सारी प्रॉब्लम्स को क्या करोगे? आप लोग पुट करोगे। तो यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, जो हमारे लिए देखने वाला पॉइंट रहेगा, वो हमको देखना रहेगा भाई कि एनसीएलटी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। एंड एनसीएलटी डायरेक्टली कभी भी पिक्चर में नहीं आती है भाई। पहले आरओसी, सर ये आरओसी कौन? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। आरओसी के बाद में भाई आरडी। आरडी मतलब कौन होता है? रीजनल डायरेक्टर। पहले आरओसी और आरडी ये जनरली एनसीएलटी के छोटे बाबू होते हैं। मतलब एनसीएलटी के बिहाफ पे पहले सारे के सारे मैटर को ये लोग रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब ऐसा लगता है भाई कि जब पानी सर से ऊपर निकल गया है, अब इन छोटे बाबुओं से, छोटा बाबू मतलब भाई मैं एनसीएलटी के छोटे बाबू मतलब यार जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम करता है ना, उनको अपन लोग क्या बोलते हैं? बाबू बोलते हैं। ये आपका बाबू सोना वाला बाबू नहीं है, ठीक है? ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है? तो भाई जब इन लोगों से कोई मैटर हैंडल नहीं हो रहा है, आफ्टर दैट फिर हम लोग कहां पे मैटर को रेफर करते हैं? एनसीएलटी में मैटर को रेफर करते हैं। बहुत डिटेल में डिस्कशन करने वाले जब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर चैप्टर ओवरव्यू करेंगे। एंड जो थर्ड जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, जो इस आज के लेक्चर का जो थर्ड की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, जो की गवर्नमेंट अथॉरिटी है, वो है भाई एनसीएलएटी। अब ये एनसीएलएटी क्या है? देखो तुम लोगों के सामने नाम लिखा हुआ है भाई, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल। ये नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल का मतलब क्या? कि जब भाई एनसीएलटी ने कोई डिसीजन दिया, उस डिसीजन से यदि कोई पार्टी अग्रीव्ड है तो वो जाके कहां पे अपील फाइल कर सकती है? एनसीएलटी में अपील फाइल कर सकती है। इसीलिए इसका नाम क्या है? नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल। अपीलेट भी बोलते हैं, अपीलेट भी बोलते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू से यू कैन, ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल मतलब एनसीएलटी ने कोई डिसीजन दिया, उस डिसीजन से यदि कोई पार्टी अग्रीव्ड है तो वो कहां पे जाके मैटर फाइल कर सकती है, कहां पे जाके अपील फाइल कर सकती है? वो एनसीएलटी में जाकर अपील फाइल कर सकती है। सवाल ये आता है कि सर जुरिस्डिक्शन क्या होगा? किस एनसीएलएटी में जाके हम लोग अपील फाइल करेंगे? तो भाई जहां पे आपका आरओसी आता है, जहां पे आपका आरओसी सिचुएटेड है, उस नियरेस्ट आरओसी के जुरिस्डिक्शन में जो भी एनसीएलएटी आएगा, उस एनसीएलएटी के ऑफिस में जाके आप लोग क्या कर सकते हो? अपील फाइल कर सकते हो। तो इसी तरीके से दोस्तों हमारे सारे के सारे जो की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, जो इंपॉर्टेंट की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, वो सारे के सारे की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हमारे कंप्लीट होते हैं। लेकिन मैं तुम लोगों को ऐसा आधा अधूरा नहीं छोड़ सकता हूं यारो, बिकॉज 10 से 12 नंबर का सवाल है यार मेरे देश के जवानों और जवानियों, और 10 से 12 नंबर में तुम लोगों के ऐसे दाव पे नहीं लगा सकता हूं। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हर एक की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में यहां पे तुम लोगों को हाईलाइट करवा दूंगा, मार्क करवा दूंगा, अंडरलाइन करवा दूंगा। एंड एग्जाम वाले दिन एक बार उसको जरूर से पढ़ के जाना, बिकॉज हमारा टारगेट है यार कि चाहे कहीं पर कुछ हो या ना हो, यहां पर हमारे 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स आने चाहिए बिजनेस एनवायरनमेंट में। जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना, उस दिन तुम्हारे रिजल्ट वाले दिन भाई मेरे पास मैसेज आना चाहिए कि देखो सर आपने जो बोला हमने वो कर दिखाया, ठीक है? बस इतनी ही मुझे तुम लोगों से गुरु दक्षिणा चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सब कुछ है मेरे पास। बस आई वांट कि जो भी बच्चा ये प्लेस देख रहा है, जो भी बच्चा इस प्लेस के थ्रू पढ़ रहा है यार, उसका रिजल्ट अच्छा आ जाना चाहिए यार। तो यहां से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था, मतलब हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का चैप्टर नंबर 3 था। वेटेज 10 to 12 मार्क्स प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। सबसे पहले देखो साहब, ये जो ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग है ना, ये ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग तुम लोगों को ध्यान से पढ़ना है। एग्जाम में यहां से क्या क्वेश्चन आएगा आई डोंट नो, लेकिन भाई तुम लोग जब सीएसईटी का सिलेबस पढ़ रहे हो तो भाई नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी एज वेल एज यार तुम लोगों को पता होना चाहिए कि नीति आयोग हमारे देश में क्या रोल प्ले करता है, ठीक है? तो ये जो नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव है, ये नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव्स तुम लोगों को पढ़ना रहेंगे। फिर उसके बाद में हम लोगों ने फीचर्स तो डिस्कस कर लिया था, हमारे प्लेज में ही इनके फीचर्स को डिस्कस किया था। आगे भाई कौन कौन से सेक्टर में डील करते हैं, ये सारे के सारे सेक्टर्स के नेम आप लोगों को पढ़ना है कि नीति आयोग कौन कौन से सेक्टर्स के लिए नीतियां बनाता है, उसको फॉर्मुलेट करता है, इंप्लीमेंट करता है और एनालाइज करता है। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक था तुम लोगों के लिए 7 SATH, दैट इज सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, और इसको हम लोगों ने पूरा की पूरा डिटेल में डिस्कस किया था। एक बार आपको भी यहां पर अच्छे से पढ़ना रहेगा। भाई नेक्स्ट जो टॉपिक था, वो नेक्स्ट टॉपिक आता है तुम्हारी इस कैटेगरी में, दैट इज MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। यहां पे
ये जो हिस्ट्री बैकग्राउंड देके रखी है, हिस्ट्री बैकग्राउंड तुम लोग रीड एंड लीव कैटेगरी का एक बार रीड कर लेना। कुछ पर्टिकुलर ईयर्स जो है वो ईयर्स यदि तुम लोगों को इंपॉर्टेंट लगते हैं उसको हाईलाइट करके आगे बढ़ जाना। फिर उसके बाद में एफिलिएटेड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर आर एस अंडर, क्या क्या काम करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला भाई ये लोग क्या करते हैं, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिस का काम करते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसके बारे में हम लोग कई बार बात करेंगे, कंपनी लॉ का जब प्लेज आएगा तुम्हारे पास में या कंपनी लॉ का प्लेज आ चुका होगा तो उसी के साथ साथ हम लोग इसको भी बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फिर बात आती है भाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये तमाम डिस्कशन था, एक बार आपको इसको रीड एंड लीव कैटेगरी में रखना है। फिर हम लोगों ने यहां पर सेबी का डिस्कशन किया था, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड इसके सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ सेबी। ये 3 टाइप के जो फंक्शंस है, ये फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, इश्यूज ऑफ सिक्योरिटीज। सेकेंड, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेडर एंड इन्वेस्टर्स। एंड थर्ड, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज। अब ये जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज है इसमें कौन आता है, स्टॉक ब्रोकर। ये काफी सारे लोग आते हैं, इनके लिए भी क्या बनाएगा भाई, यहां पर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। नाउ आगे नेक्स्ट कुछ पावर्स देके रखी है, और इन पावर में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं भाई कि जो सेबी है वो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है। और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि ये पर्टिकुलर एक्ट में बनी हुई है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से गवर्न नहीं हुई है भाई, इसका अपना एक सेपरेट लॉ है, एक सेपरेट एक्ट है, और ये अपने एक्ट के अकॉर्डिंग चलती है। इसके ऊपर जनरली वो जो कॉन्स्टिट्यूशंस के बेसिक प्रोविजन होते हैं वही एप्लीकेबल होते हैं, कोई स्पेशल प्रोविजंस यहां पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। फिर नेक्स्ट जो डिस्कशन था वो डिस्कशन था भाई हमारे पास में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में भी हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कशंस किया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम लोगों को ध्यान रखना है। तो बेसिकली ये वाला जो पैरा था हम लोगों ने ये लेक्चर में प्लेज में कवर किया हुआ है। जो इनके मेन फंक्शंस है वो मेन फंक्शंस तुम लोगों ने काफी बार पढ़े हुए, बट प्लीज ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना, ऐसा मत सोचना कि हमको सब कुछ आता है, भाई तुमको कुछ नहीं आता है, तुम लोग नालायक हो, ठीक है। तो एक बार यहां से जो आरबीआई के मेन फंक्शंस है उन फंक्शंस की हेडिंग जरूर से पढ़ के जाना, बिकॉज कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी बनती है कि एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है। नाउ नेक्स्ट, अब ये जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, सबसे पहले इसकी डेट याद रख लो तुम लोग भाई कि ये कब इनिशिएट हुआ था, कब स्टेब्लिश हुआ था। 1 अक्टूबर 2016 को, 1 अक्टूबर 2016 को स्टैब्लिश हुआ था, जस्ट हमारे गांधी जी के बर्थडे से एक दिन पहले। वाई? बिकॉज 2 अक्टूबर को गांधी जी का बर्थडे था, तो बोले उस दिन छुट्टी हो जाती, इसलिए इन्होंने आनंद फानन में जल्दीबाजी में इसको कब एप्लीकेबल कर दिया था भाई, इसको जल्दीबाजी में कब इन्होंने अप्लाई कर दिया था, 1 अक्टूबर 2016 को ही अप्लाई कर दिया था, ठीक है। बाकी जो भी डिस्कशंस है वो सारे के सारे डिस्कशन हम लोगों ने यहां पर किए हैं, बट आपको एक बार यहां पर डिटेल में इसको रीड कर लेना है। नेक्स्ट जो बात आती है भाई वो बात आती थी हमारे पास में एनसीएलटी की, और एनसीएलटी में मैंने एक सेक्शन यूज किया था, सेक्शन नंबर 408, एंड साथ ही साथ एक डेट भी यूज की थी, 1 जून 2016 को क्या किया था, इसको एस्टेब्लिश किया था। ये वाला पैरा तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसका हेड ऑफिस कहां है, कहां पे इसको एस्टेब्लिश किया गया है, यहां पर इसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दे के रखी हुई है। एंड मेरे ख्याल से इनिशियली जब ये आया था ना भाई, तो इसके 11 सेटअप थे। 11 सेटअप में क्या था भाई, 10 तो थी इसकी ब्रांचेस, ठीक है, मतलब एक प्रिंसिपल बेंच थी, एक हेड ऑफिस था, और 10 अदर क्या थी इसकी ब्रांचेस थी। तो टोटल मिला के इनिशियली ये 11 ऑफिस के साथ में इंट्रोड्यूस हुआ था। नाउ आगे यहां पर इसकी पूरी की पूरी इन्होंने हिस्ट्री बैकग्राउंड देके रखा हुआ है, एक बार आप लोगों ने रीड कर लेना, बिकॉज 10 से 12 नंबर का चैप्टर है, तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है। मेन फंक्शंस ऑफ एनसीएलटी, या इनफैक्ट वी हैव टू से, जैसा मॉड्यूल में लिखा हुआ है, मेजर फंक्शंस ऑफ एनसीएलटी। तो मेजर फंक्शंस कौन कौन से एनसीएलटी के, सबसे पहला रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। भाई कंपनी के रजिस्ट्रेशन करने का काम डायरेक्टली एनसीएलटी नहीं करता है, कंपनी के रजिस्ट्रेशन करने का काम किसका है, आरओसी का। लेकिन यदि आरओसी कोई क्वेरी निकालता है और उस क्वेरी से यदि कोई पर्टिकुलर पर्सन परेशान है, तो फिर उस केस में वो किसके पास में जाता है, एनसीएलटी के पास में जाता है। सेकंड, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। भाई शेयर्स के ट्रांसफर करने का जो मैटर है वो पहले इनिशियली कंपनीज के ऊपर ही डिपेंड करता है, लेकिन यदि वहां पर कोई फ्रॉड होता है या फिर किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम अराइज होती है, तो उस प्रॉब्लम, उस डिस्प्यूट्स के रिजोल्यूशन के लिए हम लोग कहां पे जाते हैं, एनसीएलटी जाते हैं। तो एनसीएलटी का एक मेन फंक्शन बन जाता है। उसके बाद में डिपॉजिट्स, कंपनी के जो भी डिपॉजिट्स होते हैं उनके ऊपर क्या प्रॉपर्ली गाइडलाइन वगैरह फॉलो हुई है या नहीं हुई है, उसको वो वेरीफाई करने का काम करता है। नेक्स्ट उसके बाद बोला है भाई पावर टू इन्वेस्टिगेट। भाई यदि मान लीजिए कंपनी में कोई फ्रॉड हो रहा है या कंपनी में किसी भी टाइप से कोई ऐसी प्रैक्टिसेस हो रही है जो कि अगेंस्ट है कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस के, तो फिर उस केस में वो क्या कर सकता है, उस पर्टिकुलर कंपनी के अगेंस्ट में
इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, या वी कैन से कि भाई वो किसी भी टाइप के डिसीजन लेने की पावर रखता है। फिर नेक्स्ट 2 जो उनके मेजर फंक्शन है, उन मेजर फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन कौन सा आता है? फ्रीजिंग एसेट्स ऑफ द कंपनी। भाई यदि लगता है कि कंपनी ने कोई फ्रॉड किया है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से किसी पर्टिकुलर इंसान ने यदि कोई फ्रॉड किया है, तो उनके पास राइट होता है एनसीएलटी के पास कि वो क्या कर सकते हैं, कंपनी के एसेट्स को फ्रीज मतलब सीज करके रख सकते हैं। नेक्स्ट, कन्वर्टिंग अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। भाई एनसीएलटी के पास में ना राइट है, एनसीएलटी का एक मेजर फंक्शन है कि जब एनसीएलटी को लगता है कि यार पब्लिक कंपनी प्रॉपर्ली फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही है, तो फिर उसके पास में होली एंड सोलली राइट है कि वो क्या कर सकता है, उसको प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकता है। तो भाइयों ये हुआ अभी हमारा डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू एनसीएलटी। नाउ नेक्स्ट जो डिस्कशन है वो डिस्कशन आता है तुम लोगों के सामने एनसीएलएटी का, और एनसीएलएटी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल। तो ये नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल को कब स्टैब्लिश किया था, किस सेक्शन में स्टैब्लिश किया था? भाई यहां पे था सेक्शन नंबर 410, सेक्शन नंबर 410, एंड कब स्टैब्लिश किया था? जिस दिन एनसीएलटी आया था। एनसीएलटी के साथ साथ ही हम लोगों ने क्या कर दिया था, यहां पर एनसीएलएटी को भी स्टैब्लिश कर दिया था। ठीक है, बाकी यहां पर इन्होंने क्या बोला है, जुरिस्डिक्शन ऑफ एनसीएलएटी हम लोगों ने यहां पर डिस्कस कर लिया था। फिर डिससेटिस्फैक्शन विद ट्राइब्यूनल ऑर्डर, यदि हम लोग एनसीएलटी के ऑर्डर से यदि डिससेटिस्फाइड है तो फिर हम लोग अपील करने कहां पे आते हैं? नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल में आते हैं। एंड ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस तुम लोगों को प्रॉपर्ली सॉल्व करना है, बिकॉज एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी भी कहीं ना कहीं बनी हुई रहती है। बेटा मैंने मेरा 100% ट्राई किया है। इनफैक्ट कल के और आज के लेक्चर में यू आर एबल टू सी कि बहुत ज्यादा मतलब हेल्थ सपोर्ट नहीं कर रही थी, बट स्टिल तुम लोगों के लिए मैं प्लेज रिकॉर्ड करने आया हूं। यार कसम ली हम लोगों ने इस 20 डेज की कि हम लोग बहुत अच्छे से एफर्ट्स डालेंगे, चाहे वो एफर्ट्स आपके हो या मेरे हो, एंड हम लोग इस सीएसईटी को दिलो जान से क्लियर करेंगे भाई, अच्छे नंबर के साथ में क्लियर करेंगे। इसी इरादे के साथ में ये 25 मार्क्स का हम लोगों का बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो खत्म होता है। अब बिजनेस एनवायरनमेंट को तुम लोग अच्छे से कर लो। इफ यू वांट कि कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए, प्लीज कॉन्टैक्ट विथ मी, मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तब तक के लिए टेक केयर गाइस।